यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए आज से हम रिवाइज करने वाले हैं सीए फाइनल का पेपर नंबर 4, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन का रिवीजन लेक्चर्स। अब एक बात बताइए, सबसे पहली चीज ये है कि इनकम टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेती है? तो इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दे रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 246 का 7 शेड्यूल, और 7 शेड्यूल में लिस्ट 1 जो यूनियन लिस्ट है उसका एंट्री नंबर 82 है, वो ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इनकम पे टैक्स ले सकती है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता? एग्रीकल्चर इनकम पे आज की डेट में टैक्स नहीं लगता, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेने का पावर है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा है, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एंट्री नंबर 46 स्टेट लिस्ट की जो है उसके हिसाब से हमारी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है। अब एक बात समझिए, इनकम टैक्स को समझने के लिए आपको इनकम टैक्स लॉ को समझना पड़ेगा। इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या आता है? सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट जो है वो बेसिकली मेन सोर्स ऑफ द इनकम टैक्स लॉ है। उसके साथ में इनकम टैक्स रूल्स आते हैं। रूल्स क्या होते हैं? जो एक्ट को सपोर्ट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे एक्ट में लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन आपको अलाउ होगा एट द प्रिस्क्राइब रेट। प्रिस्क्राइब रेट कहां पे दे रखी है? रूल्स में दे रखी है। रूल्स के बाद में एवरी ईयर अमेंडमेंट्स होते हैं, वो एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू होते हैं। आपके एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल है। फाइनेंस एक्ट 2023 कैसे बना? उसके लिए सबसे पहले फाइनेंस बिल 2023 आया था, निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था बजट एज ऑन द 1 फेब 2023, और उसके बाद में प्रेसिडेंट ने उस पे जो साइन किया वो 31 मार्च 2023 को किया, और जिस दिन साइन किया वो फाइनेंस एक्ट बन गया। उसके बाद सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन क्या होता है? देखो, नोटिफिकेशन क्या होता है? किसी भी अमेंडमेंट का इफेक्ट देने के लिए, अमेंडमेंट लाने के लिए नोटिफिकेशन लाया जाता है। लेकिन सर्कुलर क्या होता है? कोई भी चीज को क्लेरिफाई करने के लिए, कुछ क्लैरिटी की कमी थी, उस क्लैरिटी को देने के लिए वहां पे सर्कुलर लाया जाता है। एक चीज समझना, नोटिफिकेशन इज बाइंडिंग फॉर ऑल, मींस एसएससी के लिए भी बाइंडिंग है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी बाइंडिंग है, लेकिन सर्कुलर इज बाइंडिंग ओनली टू द डिपार्टमेंट। लेकिन एसएससी उसका बेनिफिट ले सकता है अगर वो एसएससी के लिए बेनिफिशियल है तो। उसके बाद में आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट है वो आपके लिए रिलेवेंट रहेंगे, और वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ में सेक्शन 4 होती है चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कब लगता है? तो मैं बता दूं, इनकम टैक्स एवरी असेसमेंट ईयर में लगता है, एवरी पर्सन पे लगता है। जो आप प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हो उस पे असेसमेंट ईयर में आपको इनकम टैक्स है वो पे करना पड़ता है, और उसके लिए रेट कौन सी लेते हैं? फाइनेंस एक्ट की रेट है वो लेते हैं। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या रहता है वो अपन ऑलरेडी इंटरमीडिएट वगैरह में ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है ऐसा ईयर जिस ईयर में आप इनकम को कमाते हो, और असेसमेंट ईयर का मतलब वो होता है जिस ईयर में आप उस पे टैक्स भरते हो। आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 23-24 है, असेसमेंट ईयर 24-25 है। एक चीज ध्यान रखना, असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज फॉर द 12 मंथ। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ का रहेगा। प्रीवियस ईयर है वो भी नॉर्मली 12 मंथ का रहता है, लेकिन प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का हो सकता है। अगर आपने कोई नया बिजनेस चालू किया है या नया सोर्स ऑफ इनकम आया है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा वहां से जहां से नया बिजनेस चालू किया, और प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा 31 मार्च ऑफ दैट ईयर। अब एक चीज समझना, पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। ये पर्सन 7 लोग हैं, वो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। एसएससी कौन होता है? कोई भी पर्सन अगर लाइबल टू पे टैक्स है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, या लाइबल टू पे एनी अदर सम लाइक पेनल्टी, इंटरेस्ट वगैरह पे करने के लिए लाइबल है, तो वो एसएससी हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, एवरी एसएससी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एसएससी। आप लोग पर्सन है, बट अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो आप पर्सन ही है। लेकिन मैं पर्सन भी हूं और मैं एसएससी भी हूं, क्योंकि मैं इनकम टैक्स भरता हूं तो मैं एसएससी भी बन जाऊंगा। अब एक चीज समझना, कुछ इनकम ऐसी होती है, नॉर्मली क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में जो आप इनकम कमाते हो ना उस पर टैक्स आप असेसमेंट ईयर में भरते हो। मींस प्रीवियस ईयर में जो भी आप इनकम कमाओगे उसका रिटर्न आप फाइल करोगे, वो असेसमेंट ईयर में फाइल करोगे। टैक्स है वो भी असेसमेंट ईयर में भरते हैं, लेकिन नाउअडेज प्रीवियस ईयर में आपका टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स जाता है वो प्रीवियस ईयर में जाता है, बट आप रिटर्न फाइल करते हो वो असेसमेंट ईयर में करते हो। लेकिन गाइस, उसके 5 ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें क्या होता है, आप प्रीवियस ईयर में इनकम कमा रहे हो और प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में ही आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देयर आर 5 केसेस जिसपे आप इनकम प्रीवियस ईयर में कमा रहे हो और प्रीवियस ईयर में ही आपको उस पे टैक्स भरना पड़ेगा। आप बोलोगे सर कौन कौन से ये 5 केसेस है? सबसे पहला, अगर आपको याद रहेगा तो एक सेक्शन होती है 172। 172 क्या बोलती है कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट पर्सन है, नॉन रेजिडेंट है, और वो इंडियन पोर्ट पे अपनी शिप लेके आता है, इंडियन पोर्ट पे जब वो शिप आती है, ठीक है, तो शिप को इंडियन पोर्ट से जब वो इंडियन पोर्ट छोड़ के जाता है ना, तो इंडियन पोर्ट से जैसे ही वो छोड़ के जाएगा उससे पहले पहले उसको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा, अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में ही। आपको पता है वहां इनकम कैसे कैलकुलेट करते थे? तो इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, इंडियन पोर्ट से जितना भी गुड्स है, पैसेंजर है, वो लोड हुआ है,
उसका जो टोटल अमाउंट होता है उसका 7.5% आप इनकम ले लीजिए, उस पर 40% की रेट से टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, और अगर सरचार्ज लगता है तो ऐड कर दीजिए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दीजिए, इतना आपको टैक्स इंडिया में पे करके जाना पड़ेगा। दैट इज द सेक्शन 172। तो ये 172 एक मैंडेटरी सेक्शन है कि अगर नॉन रेजिडेंट कोई है, वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में शिप लेके आता है और इंडियन पोर्ट से जैसे ही वो शिप जाने वाली होती है प्रीवियस ईयर में, उसी टाइम उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। एक सेक्शन होती है 174। 174 क्या बोलती है कि अगर कोई पर्सन का इंटेंशन ऐसा है जो प्रीवियस ईयर में इंडिया को छोड़ के जाने वाला है और उसका वापस आने का कोई इंटेंशन नहीं है, लाइक विजय माल्या, जैसे मान लो इंडिया से कोई जाने वाला है और वापस आने का कोई इंटेंशन लग नहीं रहा, तो असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि असेसिंग ऑफिसर उसको बोलेगा ये इधर रुक करके और इसी साल में अपना जो टैक्स है वो पे करके जा, अभी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एक सेक्शन होती है 174A, वो ये बोलती है कि अगर आपने कोई एओपी बीओआई है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, वो आपने फॉर्म किया था किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए या ओकेजन के लिए, और वो इवेंट या ओकेजन आपका कंप्लीट हो गया, तो उस पर्टिकुलर केस में प्रीवियस ईयर में ही एओ आपको बोल सकता है रिटर्न फाइल करने के लिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो डांडिया का सीजन है और डांडिया के सीजन के लिए आपने क्या किया, एक एओपी फॉर्म किया, एओपी बनाया और आप लोगों ने वहां से कुछ इनकम कमाया, डांडिया के बाद में आपने एओपी को है वो वहां पे बंद कर दिया, तो एओपी खत्म कर दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि एओ जो है वो आपको प्रीवियस ईयर में ही बोलेगा अपना रिटर्न फाइल करना है। एक सेक्शन होती है 175। 175 क्या बोलती है कि अगर एओ को ऐसा लगता है कि कोई भी पर्सन इंडिया छोड़ के कोई भी पर्सन जो है वो अपनी असेट को ट्रांसफर करने वाला है प्रीवियस ईयर में, और प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर करने वाला है जिससे कि वो टैक्स ना भरे। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि कोई पर्सन है, जब उसको लग रहा है कि वो इंसॉल्वेंट होने वाला है, अगर वो लग रहा है कि उसको इंसॉल्वेंट होने वाला है, तो वो क्या करेगा, इंसॉल्वेंट होने से पहले पहले अपनी कुछ जो असेट है वो अपनी किसी रिलेटिव या नॉन रिलेटिव को वगैरह ट्रांसफर कर देगा और उसके बाद वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे एओ के पास पावर है कि वो उसको बोलेगा कि प्रीवियस ईयर में आप अपना रिटर्न फाइल कर दो। एक सेक्शन होती है 176, दैट इज डिसकंटिन्यूड बिजनेस के रिलेटेड। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर मान लो आपका पहले से कोई बिजनेस चला आ रहा है लेकिन प्रीवियस ईयर में आपने क्या किया, इस साल में वो बिजनेस बंद हो गया, तो बिजनेस अगर आपका डिसकंटिन्यू हो गया तो उस पर्टिकुलर केस में एओ के पास पावर है, एओ आपको बोल सकता है कि उसका रिटर्न आपको प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही आपको रिटर्न फाइल करना है, प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स पे करना है। तो गाइज यहां पे मैंने आपको 5 केसेस बताए जिसमें क्या होता है, आपकी जो इनकम प्रीवियस ईयर की है, प्रीवियस ईयर में ही उस पर टैक्स लग जाता है, प्रीवियस ईयर में ही आपको उस पर रिटर्न फाइल करना पड़ता है। एक चीज को आप नोटिस करना, जो सेक्शन 172 जो फर्स्ट वाला सेक्शन है ना, वो सेक्शन तो मैंडेटरी है, लेकिन बाकी वाली जो सेक्शन है, ये 4 सेक्शन, इसमें अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है तो ही असेसिंग ऑफिसर ऐसा बोलेगा, तो ही आपको ऐसा करना रहेगा। बट वो पहली वाली नॉन रेजिडेंट का जो शिपिंग बिजनेस है वो सेक्शन आपकी मैंडेटरी सेक्शन है। उसके बाद हम चालू करते हैं टैक्स रेट। एक चीज समझना, टैक्स रेट 2 तरह की होती है, वन इज द जनरल टैक्स रेट एंड वन इज द स्पेशल टैक्स रेट। जनरल टैक्स रेट किसको बोलते हैं, जैसे जो स्लैब रेट वाली टैक्स रेट है वो जनरल टैक्स रेट है। स्पेशल टैक्स रेट किसको बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला शेयर मार्केट वाला, उस पे 10% से टैक्स लगता है इन एक्सेस ऑफ द 1 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाले पे 15% टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अदर वाला है उस पे 20% टैक्स लगता है। विनिंग का इनकम है उस पे आपका 30% टैक्स लगता है। तो ये जो टैक्स रेट है ना, वो सब स्पेशल टैक्स रेट है, और ये जो स्लैब रेट्स है ये जनरल टैक्स रेट है। एक बात बताओ, ये कहां दे रखी है, तो मैं आपको बताऊं, स्पेशल टैक्स रेट होती है ना, जैसे एलटीसीजी 10%, 20%, एसटीसीजी 15%, विनिंग का 30%, ये स्पेशल टैक्स रेट है। स्पेशल टैक्स रेट आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दे रखी है। बट ये जनरल टैक्स रेट है ना, ये जनरल टैक्स रेट आपके फाइनेंस एक्ट में दे रखी है। तो फाइनेंस एक्ट 2023 में आपकी ये जनरल टैक्स रेट दे रखी है। तो पहले अपन डिस्कस करेंगे जनरल टैक्स रेट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पेशल टैक्स रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल टैक्स रेट। जनरल टैक्स रेट क्या है आपके एग्जाम के लिए, असेसमेंट या 24-25 के लिए। सबसे पहले मैं बात करूं इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, भले वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, उनके लिए स्लैब रेट का बेनिफिट मिलेगा और 2,50,000 इज बेसिक एग्जेम्पशन। 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 250 से लेके 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। अब एक चीज समझना, ये भले रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये वाली स्लैब रेट लगेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का मतलब होता है कि कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका एज 60 ईयर्स और मोर हो गया है इन योर प्रीवियस ईयर, बट लेस देन 80 ईयर्स है।
मैंने क्या बोला? सीनियर सिटीजन का मतलब होता है कोई भी ऐसा रेजिडेंट इंडिविजुअल है। पहली चीज तो वो इंडिविजुअल होना चाहिए, और दूसरी चीज वो रेजिडेंट होना चाहिए, और तीसरी चीज उसकी एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा हो गई है इन द प्रीवियस ईयर। एंड आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर होता है प्रीवियस ईयर 23-24 में उसकी एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा हो गई हो। एक बात समझना, यहां पे वर्ड यूज हुआ है रेजिडेंट, तो एक चीज ध्यान रखना, आप लोग अगर कोई भी पर्सन है वो नॉन रेजिडेंट है और उसका एज 72 इयर्स है, तो भी वो सीनियर सिटीजन नहीं है। बिकॉज सीनियर सिटीजन होने के लिए पर्सन शुड बी द रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 इयर्स और मोर इन द प्रीवियस ईयर। तो उसके लिए बेसिक एग्जामिशन कितना रहेगा? 3 लाख इज अ बेसिक एग्जामिशन। 3 लाख टू 5 लाख, 5%, 5 लाख टू 10 लाख, 20% मोर देन 10 लाख, 30%। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि कोई भी ऐसा रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका एज 60 इयर्स और मोर हो गया है इन द प्रीवियस ईयर 23-24, तो वो सीनियर सिटीजन है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई पर्सन अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है और वो 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 1 अप्रैल 2024 को, मींस अपने प्रीवियस ईयर के बाद में 1 अप्रैल 2024 को अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो भी यह मान लिया जाएगा कि दैट पर्सन हैज कंप्लीटेड हिज एज ऑफ 60 इयर्स ऑन 31 मार्च 2024। एंड इस ईयर में प्रीवियस ईयर 23-24 में वो हायर बेसिक एग्जामिशन 3 लाख का बेनिफिट ले सकता है। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई इंडिविजुअल अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है एज ऑन द 1 अप्रैल 2024, तो भी यह माना जाएगा कि ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ द 60 इयर्स ऑन 31 मार्च 2024 एंड प्रीवियस ईयर 23-24 की इनकम के लिए वो हायर बेसिक एग्जामिशन 3 लाख का बेनिफिट ले सकता है। अब एक चीज समझना, अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब होता है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल attain the age of the 80 years or more in the previous year, उसके लिए 5 लाख का बेसिक एग्जामिशन है। 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। मींस यहां पे 20% एंड 30% का स्लैब रेट है, यहां पे 5% वाला स्लैब रेट नहीं है। एक और चीज समझना, इसमें भी सेम फंडा लगेगा कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जो अपना 80th बर्थडे 80 वाला जो बर्थडे होता है 80 वाला, वो सेलिब्रेट कर रहा है 1 अप्रैल 2024 को, तो भी ये मान लिया जाएगा कि उसने 31 मार्च 2024 को 80 इयर्स का एज कंप्लीट कर दिया है और करंट ईयर में उसको हायर बेसिक एग्जामिशन 5 लाख का बेनिफिट है वो मिल जाएगा। चलिए, ये तो हो गई आपकी जनरल टैक्स रेट। अब एक बात समझना, यहां इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में ये आपकी टैक्स रेट हो गई, बट क्वेश्चन ये आता है क्या सरचार्ज भी लगेगा या नहीं? आंसर इज यस। सरचार्ज क्या होता है कि जब आप ज्यादा इनकम कमाते हो तो आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। सरचार्ज डिपेंड करेगा आपकी टोटल इनकम पे कि आपकी टोटल इनकम जो है वो टोटल इनकम कितनी है। अब एक चीज ध्यान रखना, आपकी टोटल इनकम जो है ना वो अप टू 50 लाख है। अगर मान लो आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक ही है तो आपको कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। आपकी जो टोटल इनकम है वो मान लो मोर देन 50 लाख है, लेकिन 50 लाख से लेके और 1 करोड़ तक है, तो आपको सरचार्ज है वो 10% की रेट से लगेगा। लेकिन ये 10% किस पे ऐड करना है? टैक्स पे ऐड करना है। जो भी आपका टैक्स आएगा उस टैक्स में आप 10% ऐड कर लीजिए। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ है। इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ है, तो आपको सरचार्ज ऐड करना है 15%। If your total income is more than 2 करोड़ up to 5 करोड़ है, तो आपको सरचार्ज ऐड करना है 25%। एंड इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 5 करोड़ तो आपको सरचार्ज ऐड करना है 37%। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। सरचार्ज डिपेंड करेगा आपके टोटल इनकम पे कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। इफ योर टोटल इनकम इज अप टू 50 लाख रुपीज, देयर इज नो सरचार्ज। इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़, 10% सरचार्ज ऐड करिए टैक्स पे। इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ तो 15% सरचार्ज ऐड करिए। इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ तो 25% सरचार्ज ऐड करिए। एंड इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 5 करोड़ तो आपको 37% की रेट से सरचार्ज ऐड करना है। सरचार्ज किस पे लगेगा मैं वापस बोल रहा हूं, पहले आप टैक्स कैलकुलेट कर दीजिए और उस टैक्स पे आपको ये सरचार्ज जो है अगर एप्लीकेबल है तो आप सरचार्ज है वो उस पे ऐड करेंगे। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि ये जो 4 तरह की इनकम ऐसी होती है, 4 टाइप ऑफ इनकम, कौन कौन सी?
एक तो LTCG 112A वाला, LTCG 112A इज बेसिकली शेयर मार्केट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक तुम्हारा होता है STCG 111A वाला, STCG 111A वाला शेयर मार्केट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक तुम्हारा डिविडेंड का इनकम, बिकॉज शेयर पे आपको डिविडेंड मिलता है, एंड एक तुम्हारा नॉर्मल वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला। ये बेटा 4 तरह की इनकम ऐसी है जो स्पेशल इनकम मानी जाती है। ये स्पेशल इनकम जो है ना, ये कितनी भी हो, इन स्पेशल इनकम पे आपको मैक्सिमम सरचार्ज है वो 15% लगेगा। मींस इन इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे मैक्सिमम सरचार्ज आपका 15% लगेगा। मींस 25% एंड 37% सरचार्ज नहीं लगेगा इन इनकम के टैक्स पे। वापस बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना। जो भी तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है, एंड डिविडेंड है, इन तीनों को आप शेयर मार्केट से याद रख सकते हो कि शेयर मार्केट वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शेयर मार्केट वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड शेयर मार्केट से डिविडेंड मिलता है वो। एंड अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, मींस नॉर्मल वाला कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो इन पे बेटा जो टैक्स आता है ना, उस पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 25% एंड 37% वाला सरचार्ज है, ये स्पेशल इनकम के टैक्स पे नहीं लगेगा। मींस ये स्पेशल इनकम पे आपका कितना भी इनकम हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरे को डिविडेंड मिला 10 करोड़ का, तो भी मेरे को मैक्सिमम सरचार्ज जो रहेगा ना, वो ओनली 15% रहेगा। या मुझे मान लो 50 करोड़ का अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला हो गया, तो भी उस पे जो टैक्स आएगा उस पे मैक्सिमम सरचार्ज है वो 15% ही रहेगा, 25% एंड 37% सरचार्ज नहीं रहेगा। अब एक चीज समझना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग केस आता है, और यहां पे जो मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। देखिए, अब आपको क्या करने का, जब भी आपको दिखता है इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, अगर उसका टोटल इनकम है वो अप टू 50 लाख है, तो आपको कोई सरचार्ज ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अगर टोटल इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ है, तो आप टैक्स पे 10% सरचार्ज ऐड कर दीजिए। टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा अप टू 2 करोड़ तक है, तो आप 15% सरचार्ज ऐड कर दीजिए। एक चीज ध्यान रखना, अब अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, मींस टोटल इनकम है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, टोटल इनकम मींस नेट टैक्सेबल इनकम आफ्टर क्लेमिंग ऑल डिडक्शन एंड ऑल, टोटल इनकम। टोटल इनकम अगर आपकी 2 करोड़ से भी ज्यादा है, इट इज मोर देन 2 करोड़, एंड उसमें डिविडेंड कैपिटल गेन मींस स्पेशल इनकम भी उसमें है। देखो, आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है और उसमें स्पेशल इनकम भी है, तो एक काम करो, जो भी स्पेशल इनकम पे टैक्स आएगा वो स्पेशल इनकम पे टैक्स पे सरचार्ज कितना लोगे, 15%। अब आपको यह देखना है कि रिमेनिंग इनकम जो है वो कितना है। देखो, टोटल इनकम वाज मोर देन 2 करोड़, तो आपने क्या किया, जो स्पेशल इनकम पे टैक्स आया उस टैक्स पे आपने सरचार्ज लिया 15%। अब आपको यह देखना है कि रिमेनिंग इनकम, बाकी वाला इनकम कितना है। अगर रिमेनिंग इनकम इज अप टू 2 करोड़, मींस रिमेनिंग इनकम है वो लेस देन 2 करोड़ है, अप टू 2 करोड़ है, मींस 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो रिमेनिंग इनकम पे जो भी टैक्स आएगा उस पे भी सरचार्ज आप 15% ले लीजिए। लेकिन अगर रिमेनिंग इनकम है वो रिमेनिंग इनकम इज मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़, रिमेनिंग इनकम इज मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़, तो रिमेनिंग इनकम पे जो भी टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज आप 25% की रेट से ले लीजिए। एंड इफ रिमेनिंग इनकम इज मोर देन 5 करोड़, तो आप एक काम करिए, रिमेनिंग इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे सरचार्ज आप 37% की रेट से ले लीजिए। तो आपको समझा कि नहीं समझा, मैं वापस बता रहा हूं। देखिए, आपको क्या करने का, सबसे पहले किसी भी इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में आपको देखना है कि उसका टोटल इनकम कितना है। टोटल इनकम इज अप टू 50 लाख, देयर इज नो नीड टू ऐड द सरचार्ज। If total income is more than 50 lakh up to 1 crore, you have to add the surcharge of 10% on the taxes. If total income more than 1 crore up to 2 crore, just add the surcharge of the 15% on taxes. Now, if total income is more than 2 crore, तो क्या करना? If total income is more than 2 crore and उसमें अगर आपका special income है LTCG 112, LTCG 112A, STCG 111A and dividend, वो income है, तो आप एक काम करिए, वो स्पेशल इनकम पे जो टैक्स आता है उस पे सरचार्ज ले लीजिए आप 15%, क्योंकि उस पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही लग सकता है। अब आपको देखना रिमेनिंग इनकम कितना है।
इफ रिमेनिंग इनकम इज अप टू 2 करोड़ तो उस पे जो टैक्स आता है उस पे सरचार्ज लीजिए 15%। बट रिमेनिंग इनकम इज मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ तो उस पे जो टैक्स आता है उस पे सरचार्ज ले लीजिए 25%। एंड रिमेनिंग इनकम इज मोर देन 5 करोड़ तो उस पे जो टैक्स आता है उस पे सरचार्ज ले लीजिए 37%। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, यहां पे मैंने एग्जांपल्स दे रखे बहुत सारे, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। चलिए अब अपन बात करते हैं सर कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या है। तो कंपनी में दो तरह की कंपनी, वन इज द डोमेस्टिक कंपनी, वन इज द फॉरेन कंपनी। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की। तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए आपकी जो जनरल टैक्स रेट है वो आपकी 30% है। डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स 30% की रेट से लगेगा, लेकिन अगर डोमेस्टिक कंपनी का प्रीवियस ईयर 21-22 का जो टर्नओवर है वो अप टू 400 करोड़ है, मींस 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है। कौन सा ईयर का टर्नओवर? प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर। तो उस पर्टिकुलर केस में डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट है वो 25% हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला? डोमेस्टिक कंपनी के लिए जनरल टैक्स रेट इज 30%, बट डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर 21-22 का इज अप टू 400 करोड़ तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट है वो 25% हो जाएगी। एक बात समझना, आपको टर्नओवर कौन से ईयर का देखना है? 21-22 प्रीवियस ईयर का। आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 23-24 की इनकम पे, बट आपको टर्नओवर 21-22 का देखना है। एंड 21-22 टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़ तो टैक्स रेट है वो आपकी 25% हो जाएगी। इसका लॉजिक मैं आपको रेगुलर क्लास, फास्ट ट्रैक क्लासेस में ऑलरेडी बता चुका हूं। अब एक बात समझना, फॉरेन कंपनी जो होती है उसके लिए टैक्स रेट है वो 40% है। लेकिन सर एक बात बताइए, क्या कंपनीज के लिए भी सरचार्ज लगता है? आंसर इज यस। कंपनीज के केस में सरचार्ज लगेगा अगर आपका टोटल इनकम है वो 1 करोड़ से ज्यादा है। इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ तो लगेगा। अब यहां पे टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ है, अप टू 10 करोड़ है, तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए सरचार्ज लगेगा 7%। एंड इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 10 करोड़ तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए सरचार्ज लगेगा 12%। और वहीं फॉरेन कंपनी के लिए 2% एंड 5% हो जाएगा इंस्टेड ऑफ द 7% एंड 12%। तो मैंने क्या बोला? देखिए, डोमेस्टिक कंपनी टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ 7% सरचार्ज, मोर देन 10 करोड़ तो आपका 12% सरचार्ज। फॉरेन कंपनी के केस में वही 2% एंड 5%। अब एक और चीज समझना, जो भी तुम्हारी फर्म होती है, LLP होती है, लोकल अथॉरिटी होती है, उस पर फ्लैट टैक्स रेट लगेगा 30% की रेट से। एंड सरचार्ज लगेगा इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ तो सरचार्ज लगेगा 12% की रेट से सरचार्ज लगेगा। तो मैंने क्या बोला? पार्टनरशिप फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी के लिए टैक्स रेट इज 30%। सरचार्ज इज एप्लीकेबल इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ एट द रेट 12%। उसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बेसिकली AOPBY, बट यहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की टैक्स रेट है वो अलग से दे रखी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अप टू 10,000 तक आपको 10% की रेट से टैक्स लगेगा। 10,000 इनकम से लेकर 20,000 तक आपका 20%, और 20,000 से ज्यादा इनकम होगा तो उस पर 30% की रेट से टैक्स लगेगा। सरचार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सेम वैसे ही लगेगा जैसे डोमेस्टिक कंपनी के केस में लगता है, 7% एंड 12%। मींस टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ देन 7%, मोर देन 10 करोड़ देन 12% की रेट से। अब एक और चीज समझना, ये जितने भी एसएससी के केस में हमने टैक्स रेट देखा है, जो भी टैक्स आता है प्लस करिए उसमें सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, उसमें आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको ऐड करना रहेगा ऑल एसएससी के केस में। उसके बाद में एक चीज समझना, कोई भी आपका इनकम होती है, टोटल इनकम एज वेल एज जो आपका नेट टैक्स पेबल आता है, that has to be rounded up in the nearest rupees of the 10। मींस 24,000 अगर 825 आया है तो आपको 830 जाना है, 821 आया है तो आपको 820 लेना है, 828 आया है तो आपको 830 लेना है। इसका मतलब आपको 1 2 3 4 है तो उस फ्रैक्शन को छोड़ दीजिए, लोअर 10 में आ जाइए। 5 6 7 8 9 है तो आपको हायर वाले 10 में जाना है। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ कहां कहां लगता है? तो मैं बता दूं, मार्जिनल रिलीफ वहां वहां लगेगा जहां जहां सरचार्ज लगता है। जहां जहां सरचार्ज लगता है, जैसे इंडिविजुअल HUF, AOPBY, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में, इफ योर इनकम इज मोर देन 50 लाख और इफ योर इनकम इज मोर देन 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तो वहां सरचार्ज की रेट चेंज होती है। तो जहां जहां सरचार्ज लगता है वहां एक कॉन्सेप्ट मार्जिनल रिलीफ आता है। पार्टनरशिप फर्म के केस में इफ योर इनकम इज मोर देन 1 करोड़ तो मार्जिनल रिलीफ देखना है। उसके बाद में कंपनी के केस में 1 करोड़ से ज्यादा है या 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपको यहां मार्जिनल रिलीफ देखना है। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? तो एक बात बताओ, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपकी जितनी इनकम बढ़ी ना उससे ज्यादा आपका टैक्स बढ़ जाता है। Many time your tax increase is higher as compared to your increase in the income। मतलब जितना इनकम में इंक्रीज हुआ उससे ज्यादा आपके टैक्स में इंक्रीज हो जाता है, तो वहां पे गवर्नमेंट आपको मार्जिनल रिलीफ देती है।
आप बोलोगे ये मार्जिनल रिलीफ की कोई सेक्शन है क्या? आंसर इज नो। ये आपका फाइनेंस एक्ट आता है, उस फाइनेंस एक्ट में एक प्रोवाइजो के फॉर्म में लिखा होता है, तो इसकी कोई सेपरेट सेक्शन नहीं है। अब ये मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलती है? तो देखो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी है दैट इज श्री लिमिटेड, इंडियन कंपनी है, उसका इनकम 1 करोड़ 1 लाख है और उस पर जो टैक्स रेट है वो 30% है। अब टैक्स रेट 30% है, तो एक बात बताओ, 1 करोड़ 1 लाख पे आपने टैक्स निकाला 30%, 30 लाख 30,000 आया। सरचार्ज लगेगा यानी आंसर इज यस 7% लगेगा, बिकॉज इनकम इज मोर देन 1 करोड़। सो इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो यहां पे 7% सरचार्ज लगेगा। 7% सरचार्ज आया 2,12,100, 30 लाख 30,000 प्लस 7%, तो टोटल हो गया 32,42,100। अब एक बात बताओ, यहां पे कंपनी ये बोलती है कि हमारी इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, तो हमारा टैक्स आ रहा है 32,42,100 ड्यू टू द सरचार्ज। कंपनी बोलती है कि हमसे गलती हो गई कि हमने 1 करोड़ 1 लाख कमाया। अगर हमने 1 करोड़ ही अर्न किया होता तो हमारा टैक्स कितना होता? 30 लाख होता। अगर हमने 1 करोड़ ही अर्न किया होता तो हमारा टैक्स कितना होता? 30 लाख होता। हमने गलती कर दी कि 1 लाख ज्यादा अर्न कर लिया। अगर जो 1 लाख हमने ज्यादा अर्न किया है ना, वो आप ही रख लो, निर्मला सीतारमण जी, मोदी जी आप ही रख लो। अगर वो आप ही ले लेते हो 1 लाख रुपए, हमको नहीं चाहिए, तो भी 31 लाख होता है ना, और आप यहां पे 32,42,100 ले रहे हैं, ये तो गलत है ना। बिकॉज आप देखोगे कि यहां पे 1 करोड़ से ऊपर आपके इनकम में इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो इनकम में इंक्रीमेंट हुआ वो 1 लाख का हुआ, एंड गाइस उसकी वजह से आपके टैक्स में इंक्रीमेंट कितना हुआ? 2,42,100 का हुआ। Means income is increased by only 1 lakh, but due to surcharge, tax is increased by 2,42,100. निर्मला सीतारमण जी बोलती है डोंट वरी अबाउट दैट, इसका जो डिफरेंस आएगा मींस 1,42,100 का, हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे और हम आपसे सिर्फ 31 लाख का टैक्स है वो कलेक्ट करेंगे, ना कि 32,42,100। अब आपको एग्जाम में क्या करना है ध्यान रखना। सबसे पहले जब भी आपकी इनकम लिटिल बिट मोर देन इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में लिटिल बिट मोर देन 50 लाख है, या लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है। कंपनीज के केस में लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ 10 करोड़ है। पार्टनरशिप फर्म के केस में लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है। तो आपको चेक करना रहेगा। आप क्या करोगे, जैसे जो इनकम आती है उस इनकम पे पहले आप टैक्स कैलकुलेट कर दीजिए, उस पे आप सरचार्ज ऐड कर दीजिए, और सरचार्ज ऐड करने के बाद आप यहां पे ऐसा लिखेंगे कि जो भी ये अमाउंट है 32,42,100, दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, ये रेस्ट्रिक्ट करेगा, किससे रेस्ट्रिक्ट करेगा कि टैक्स ऑन 1 करोड़। आपका 1 करोड़ ही इनकम होता तो कितना टैक्स आता, और प्लस कर दीजिए 1 करोड़ के ऊपर वाला जितना भी इनकम है वो एज इट इज निर्मला सीतारमण जी को दे दीजिए। मिस इसमें आपको प्लस करना है एनटीआई माइनस 1 करोड़, तो यहां पे 1 लाख आया, ये 31 लाख आया। अब एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूं 32,42,100 है, ये रेस्ट्रिक्ट करेगा 31 लाख से, इसका मतलब विच एवर इज लोअर वाला कंटिन्यू कर दीजिए, और विच एवर इज लोअर वाला कंटिन्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट मिल जाएगा, और उसके बाद में आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आप ऐड कर दीजिए। अब क्वेश्चन ये आता है क्या मार्जिनल रिलीफ सिर्फ कंपनीज के केस में आएगा? नहीं बाबू, मार्जिनल रिलीफ है वो हर जगह लगेगा जहां जहां सरचार्ज लगता है और इनकम इज लिटिल बिट मोर देन 50 लाख है, जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में, या लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है, क्योंकि 1 करोड़ पे क्या होता है, सरचार्ज की रेट चेंज हो जाती है ना, 10% से 15 हो जाती है, या लिटिल बिट मोर देन 2 करोड़ है तो वहां 25% हो जाती है, लिटिल बिट मोर देन 5 करोड़ है तो 37% हो जाती है, या कंपनीज के केस में लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है तो वहां पे सरचार्ज लगता है 7%, 10 करोड़ से ज्यादा है तो वहां पे क्या हो जाता है, आपका रेट है वो चेंज हो जाती है, 12% सरचार्ज की रेट हो जाती है, तो वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा। जब आप दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो दूसरा एग्जांपल में मैंने लिया है कि एक डोमेस्टिक कंपनी ऐसी है जिस पे टैक्स रेट 25% है और उसकी इनकम 10 करोड़ 2,30,000 है। तो देखिए लिटिल बिट मोर देन 10 करोड़ है ना, तो पहले आप टैक्स निकाल दीजिए, उसमें सरचार्ज कितना होता है 12%, वो आप ऐड कर दीजिए, फिर आप लिखिए दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 10 करोड़। अगर 10 करोड़ ही इनकम होता तो कितना टैक्स लगता,
प्लस क्या करिए, जो 10 करोड़ के ऊपर वाला इनकम है वो एज इट इज गवर्नमेंट को दे दीजिए। तो एनटीआई माइनस 10 करोड़। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अगर आप 10 करोड़ पे जब आप टैक्स निकालोगे ना, तो यहां 10 करोड़ पे जो टैक्स आएगा वो 2.5 करोड़ आएगा, बट 10 करोड़ पे सरचार्ज तो लगेगा ना 7%, तो 7% आप सरचार्ज इसमें ऐड कर दीजिए और प्लस 10 करोड़ से ऊपर वाला जितना इनकम है वो एज इट इज निर्मला सीतारमण जी को दे दीजिए। विच एवर इज लोअर है वो कंटिन्यू कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, यहां पे मैंने सफिशिएंट एग्जांपल दे रखे हैं, मैंने 3 एग्जांपल सॉल्व करके दे रखे हैं, 2 एग्जांपल आपके लिए सॉल्व करने के लिए रखे हैं। अब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक चीज समझना, एक सेक्शन होती है 87A की रिबेट, और ये 87A की रिबेट है, इसमें कुछ अमेंडमेंट है 115 BAC के साथ में, वो अपन डिस्कस करेंगे। बट मैं बता दूं 87A की रिबेट क्या बोलती है कि अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, एंड उसका जो टोटल इनकम है वो अप टू 5 लाख है, मींस 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उस पे टैक्स कितना आएगा? उस पे जो टैक्स आएगा ना, उस टैक्स में से यहां रिबेट मिलेगा। रिबेट कितना मिलेगा? 100% ऑफ द टैक्सेस और 12,500 विच एवर इज लोअर वाला रिबेट मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कोई एसएससी ऐसा है जिसका टोटल इनकम 4,40,000 है, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 4,40,000 है, तो 4,40,000 पे जब आप टैक्स निकालोगे तो अप टू 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं आएगा। अब 4,40,000 माइनस 2,50,000 रिमेनिंग इज 1,90,000 पे 5% की रेट से टैक्स आएगा 9,500। आपको रिबेट कितना मिलेगा? जो टैक्स का अमाउंट है दैट इज 9,500 और 12,500 विच एवर इज लोअर कम्स टू द आपका 9,500, तो 9,500 का पूरा रिबेट मिल जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके लिए हम बोलते हैं कि अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है ना, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं आता ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रिबेट। बट ये ध्यान रखना, ये रिबेट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है। आपकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख होना चाहिए, तो रिबेट कितना मिलेगा? 100% ऑफ द टैक्सेस और 12,500 विच एवर इज लोअर। एक और चीज ध्यान रखना कि सर यहां पे कौन से टाइप की इनकम है तो ये रिबेट नहीं मिलेगी। मैं बताऊं, यहां पे किसी भी टाइप की इनकम है, भले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला है, नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 शेयर मार्केट वाला है, विनिंग का इनकम है, ऑल टाइप ऑफ इनकम के सामने ये रिबेट मिलती है, लेकिन एक इनकम के सामने नहीं मिलती, और वो इनकम है LTCG 112A। जो LTCG 112A मीन शेयर मार्केट से जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना, शेयर मार्केट वाला, उसके उस इनकम पे टैक्स जो आएगा उसके सामने ये रिबेट नहीं मिलती। बाकी एनी अदर टाइप ऑफ द इनकम है उसके सामने ये रिबेट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, यहां पे अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा हुई तो ये रिबेट नहीं मिलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी इनकम 5,07,000 है, तो जब 5,07,000 है तो ये रिबेट नहीं मिलेगा। 5,07,000 पे आप टैक्स कैलकुलेट करिए, 13,900 आया, ये रिबेट नहीं मिलेगा, और आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करके आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखिए यहां 5 लाख के ऊपर जो आपका इनकम है दैट इज ओनली 7,000, और उसकी वजह से आपका टैक्स कितना आ रहा है? 14,456 आ रहा है। तो क्या यहां पे कोई ऐसा मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट है? आंसर इज नो। 87A में यहां पे मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन सेक्शन एक 115 BAC अभी अपन पढ़ेंगे, 115 BAC में पढ़ाऊंगा, वहां पे मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट आएगा 87A में भी, बट वो तभी आएगा जब 115 BAC लग रहा है। विदाउट 115 BAC यहां पे 5 लाख का लिमिट है और 5 लाख तक का आपका इनकम है, तो जो भी 100% ऑफ टैक्सेस और 12,500 विच एवर इज लोअर वाला रिबेट मिलेगा। 5 लाख से लिटिल बिट इनकम ज्यादा है तो ये रिबेट नहीं मिलेगा। मींस 5 लाख से बिल्कुल भी ऊपर हुआ, 5,15 रुपीज हो गया, तो भी आपको ये रिबेट 87A का नहीं मिलेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए अब अपन बात करते हैं ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम की। तो चलिए अब अपन चालू कर रहे हैं स्पेशल टैक्स रेट। मैंने आपको बोला था कि देखो जनरल टैक्स रेट है वो फाइनेंस एक्ट 2023 में दे रखी है, स्पेशल टैक्स रेट है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दे रखी है, और स्पेशल टैक्स रेट है ना वो जितनी भी है वो चैप्टर 12 होता है। अपने इनकम टैक्स एक्ट में चैप्टर्स होते हैं, और चैप्टर जो 12 होता है एक्ट का उसमें स्पेशल टैक्स रेट दे रखी है। तो चलिए सबसे पहले स्पेशल टैक्स रेट हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द 115BAA, दैट इज 115 बा, क्या बोलेंगे? 115 बा। एक बात बताओ, मुझे बताओ डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या होता है? तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट अभी अपन ने डिस्कस किया था, नॉर्मली 30%, बट डोमेस्टिक कंपनी का प्रीवियस ईयर 21-22 का टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़, तो आपका 25%, अदरवाइज 30% वो टैक्स रेट थी। सरचार्ज कितना था? 7% एंड 12%। अब एक बात समझना, एक सेक्शन होती है 115 बा, और 115 BAA ये बोलती है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है वो चाहे तो टैक्स पे कर सकती है अपनी इनकम पे ओनली 22% की रेट से। कितना मस्त है ना, मजा आ जाएगा। ओनली 22% की रेट से टैक्स पे कर सकती है। लेकिन एक बात बताओ, ये 22% की रेट से टैक्स पे करना है तो क्या 22% है ये फ्लैट रेट रहेगा?
इसमें क्या कोई सरचार्ज जुड़ेगा या नहीं? राइट आंसर इज, एक बात बताऊं, 22% इज टैक्स रेट, इसमें ऑलवेज 10% सरचार्ज जुड़ेगा, ऑलवेज 10% सरचार्ज जुड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। अगर उस डोमेस्टिक कंपनी का इनकम ओनली 100 रुपीज है तो भी 10% सरचार्ज जुड़ेगा, एंड उसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जुड़ेगा, तो इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाएगा 25.168%। तो देखिए, सेक्शन 115 बी डबल ए है, ये कंपनी के लिए ऑप्शनल है कि डोमेस्टिक कंपनी चाहे तो ये सेक्शन ले सकती है, और अगर ये सेक्शन लेती है तो डोमेस्टिक कंपनी को 22% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, 10% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सो इफेक्टिव टैक्स रेट विल बी द 25.168%। लेकिन सर एक बात बताइए, व्हाट अबाउट द स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम का टैक्स? जैसे LTCG 112A वाला है, STCG 111A वाला है, LTCG है, विनिंग का इनकम है, उस पे कौन सी रेट से टैक्स लगेगा? तो उस पे टैक्स है वो स्पेशल रेट से ही लगेगा। मींस स्पेशल रेट्स अगर 10% है, 20% है, 15% है, 30% है, उसी से लगेगा, लेकिन उसमें ऑलवेज 10% आपको सरचार्ज ऐड करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% आपको ऐड करना है। तो स्पेशल रेट्स की इनकम पे स्पेशल रेट से ही टैक्स लगेगा, बाकी जो भी इनकम रहेगी उस पे 22% की रेट से टैक्स लगेगा, प्लस 10% सरचार्ज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर अगर अदर सोर्सेज का इनकम हुआ, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हुआ, उस पे कौन सी रेट से टैक्स लगेगा? उस पे भी 22% से ही लगेगा। मींस इफेक्टिव टैक्स रेट है वो 25.168% आ जाएगा। तो आप ऐसे याद रखोगे कि LTCG 112, STCG 111A विनिंग का इनकम, आपका STCG 111A के बाद LTCG नॉर्मल वाला, उस पे स्पेशल रेट्स होती है, वो स्पेशल रेट्स पे ही टैक्स लगेगा, प्लस 10% सरचार्ज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बाकी जितना भी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, PGBP का इनकम है, अदर सोर्सेज का इनकम है, उस पे 22% प्लस 10% प्लस 4% मींस 25.168% इज इफेक्टिव टैक्स रेट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आप 115BAA का बेनिफिट लेते हो तो आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, आपको मैट नहीं लगेगा। नॉर्मली कंपनीज के केस में मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट लगता है, ये मैट आपको नहीं लगेगा। लेकिन सर एक बात बताइए, पुराना मैट क्रेडिट होगा उसका क्या करेंगे? क्योंकि मैट क्रेडिट जो है वो 15 इयर्स तक, असेसमेंट ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो पुराना अगर मैट क्रेडिट है तो उसका क्या करेंगे? वो क्रेडिट लैप्स हो जाएगा, मींस उस क्रेडिट का कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने ये सेक्शन ले ली 115BAA, तो जितना भी पुराना मैट क्रेडिट है वो तुम्हारा गया, वो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि मैट अभी लगता नहीं है। अब एक और चीज समझना, अगर आप इस सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको कुछ बलिदान देने पड़ेंगे, कुछ आहुतियां देनी पड़ेगी, कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। क्या क्या सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे? सबसे पहले आप 10AA जो SEZ वाला डिडक्शन है वो आप नहीं ले सकते। यू नो दैट 10AA में 15 इयर्स तक आपको डिडक्शन मिलता है। SEZ में जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट होता है उस पे फर्स्ट 5 इयर्स के लिए 100%, सेकंड 5 ईयर के लिए 50%, थर्ड 5 ईयर के लिए 50%, और अमाउंट ट्रांसफर टू SEZ रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व व्हिचएवर इज लोअर, ये जो डिडक्शन मिलता है 10AA का वो नहीं मिलेगा। उसके बाद में आप एडिशनल डेप्रीशिएशन PGBP में नहीं ले सकते। PGBP में जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है उस पे एडिशनल डेप्रीशिएशन मिलता है, वो एडिशनल डेप्रीशिएशन आप नहीं ले सकते। उसके बाद में जो सेक्शन 33AB एंड 33ABA का जो डिडक्शन मिलता है, 33AB इज अ टी कॉफी रबर डेवलपमेंट बोर्ड एंड 33ABA इज अ साइट रेस्टोरेशन अकाउंट। अगर आप प्रोडक्शन वगैरह में, मिनरल्स वगैरह के प्रोडक्शन में हो तो जो नाबार्ड में पैसा जमा कराते हैं उस पे जो डिडक्शन 33AB का मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा, ABA का नहीं मिलेगा। उसके बाद गाइस सेक्शन 3512, 3512A, 3513, 352AA एंड 352AB है, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये क्या होता है? साइंटिफिक रिसर्च में डोनेशन के डिडक्शन। जब आप साइंटिफिक रिसर्च में आप डोनेशन देते हो, वो डोनेशन के जो डिडक्शन है वो नहीं मिलेंगे। 3512 में क्या होता है? अगर आप कोई भी रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए देते हो, या 3 में क्या होता है? सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए देते हो। 352AA में क्या होता है? इंडियन कंपनी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए देते हो। 352AA में क्या होता है कि IIT नेशनल लेबोरेटरी को आप डोनेशन देते हो। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च में हमने जो डोनेशन वाली डिडक्शन पढ़ी थी ना, वो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इन हाउस रिसर्च करते हो तो 3511 एंड 3514 में रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 100% डिडक्शन मिलता है, वो मिलेगा, वो कंटिन्यू रहेगा, इवन यू आर ऑप्टिंग द सेक्शन 115 अगर आप 115 ले रहे हो तो भी साइंटिफिक रिसर्च में जो इन हाउस रिसर्च की जो डिडक्शन है, जो आप अपने बिजनेस के लिए, रिसर्च के लिए खर्चा करोगे 3511 में और 3514 में 100%, वो आपको मिलेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। सिर्फ डोनेशन वाली डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगी। आप इसको ऐसे याद रखिए कि साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन वाली डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगी।
उसके बाद 35 एडी की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। 35 एडी वो 14 स्पेसिफाइड बिजनेस, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड ऑल, हॉस्पिटल, होटल एंड वो नहीं मिलेगा। 35 सीसीसी, 35 सीसीडी नहीं मिलेगा। 35 सीसीसी सीसीडी होता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे 100% डिडक्शन मिलता है, वो नहीं मिलेगा। उसके बाद में एक चीज ध्यान रखना, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A आपको एक भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन 3 डिडक्शन मिलेंगे। 3 डिडक्शन आप ले सकते हैं, एक तो 80 डबल जे डबल ए का ले सकते हैं, एक 80 LA का ले सकते हैं और 80 M का ले सकते हैं। बाकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, जैसे 80 QQB, 80 RRB वगैरह जो ऐसे डिडक्शन वगैरह है वो नहीं मिलेंगे। 80 IA, 80 IB कुछ भी नहीं मिलेगा आपका। 80 क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन वगैरह कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। 3 डिडक्शन ले सकते हैं, एक तो 80 डबल जे डबल ए ले सकते हैं। 80 डबल जे डबल ए को कैसे याद रखते हैं, जा मत आ। आप एम्प्लॉय को क्या बोलते हो, जा मत आ। जो नए एम्प्लॉय रिक्रूट करते हो उन पे सैलरी जो देते हो उसका 30% का डिडक्शन 80 डबल जे डबल ए में मिलता है, वो मिलेगा। 80 LA का डिडक्शन मिलेगा। 80 LA क्या होता है कि IFSC में लोकेटेड अगर आपका कंपनी है तो 10 इयर्स तक टैक्स नहीं लगता, वो 80 LA मिलेगा। और 80 M क्या होता है, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। अगर एक डोमेस्टिक कंपनी है उसको किसी भी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से, फॉरेन कंपनी से, बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिलता है और वो इस साल में वापस किसी को डिविडेंड दे रही है और रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 1 महीना पहले तक जितना भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, विचएवर इज लोअर वाले का एक 80 M का डिडक्शन मिलता है इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड पे, वो मिलेगा। बाकी कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है वो चाहे तो 22% की रेट से टैक्स पे कर सकती है। लेकिन सर एक बात बताओ, ये डोमेस्टिक कंपनी क्या न्यू होनी चाहिए या ओल्ड होनी चाहिए? कोई भी हो सकती है, न्यू भी है तो भी चलेगा, ओल्ड है तो भी चलेगा। अगर ये डोमेस्टिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो भी चलेगा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो भी चलेगा, सर्विस प्रोवाइडर है तो भी चलेगा। अगर डोमेस्टिक कंपनी चाहे तो 22% की रेट से टैक्स पे कर सकती है, 22% प्लस 10% प्लस 4%, सो इफेक्टिवली इट विल बी द 25.168%। स्पेशल रेट्स पे इनकम स्पेशल रेट से ही लगेगा, बट 10% सरचार्ज लगेगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। कंपनी को क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, तो कंपनी को सरेंडर करना पड़ेगा। 10 AA का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 33 AB ABA नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च में डोनेशन वाली डिडक्शन नहीं मिलेगी, 35 AD नहीं मिलेगा, 35 CCC CCD नहीं मिलेगा, एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा, बट 3 डिडक्शन मिलेंगे। कौन से? एक तो 80 डबल जे डबल ए, जा मत आ। एम्प्लॉय को आप क्या करते हो, नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हो, ठीक है। उसके बाद 80 LA मिलेगा, 80 M मिलेगा। एक और चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि इन डिडक्शन की वजह से अगर कोई पुराना ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो लैप्स हो जाएगा। जैसे मान लो पुराना तुम्हारा कोई लॉस है स्पेसिफाइड बिजनेस से रिलेटेड, या पुराना अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन है, तो वो आपको इग्नोर करना पड़ेगा, उसको अब आप सेट ऑफ नहीं कर सकते करके, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इन डिडक्शन की वजह से अगर कोई पुराना तुम्हारा लॉस या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वो लैप्स हो जाएगा, उसको अब आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब एक और चीज समझना, अगर आपको इस सेक्शन का बेनिफिट लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले, जो आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, दैट इज 10IC फॉर्म। और 10IC फॉर्म में आपको बोलना पड़ेगा कि हम 115 BAA है उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। और अगर आपने एक बार इस सेक्शन का बेनिफिट ले लिया तो बेटा अगले साल से हर साल फिर ये सेक्शन लगेगी, हर साल फिर आपको 22% की रेट से ही टैक्स भरना पड़ेगा। एक बार आपने ये ऑप्शन ले लिया तो फिर आप विड्रॉ नहीं कर सकते, इस सेक्शन में ही रहना पड़ेगा। लेकिन यहां पे एक पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लो आपने ये सेक्शन ले लिया जिसमें आप 22% की रेट से टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके कोई कंडीशन को आपने सेटिस्फाइड नहीं किया, जैसे मान लो किसी ईयर आपने ये डिडक्शन ले ली है, एडिशनल डेप्रिसिएशन वगैरह, तो आप इस सेक्शन से बाहर आ जाओगे। और अगर आप एक बार 115 बा से बाहर आ गए ना तो वापस आप 115 बा नहीं ले सकते, वापस फिर आप इस सेक्शन में नहीं आ सकते हैं। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन है 115 BAB। 115 BAB मतलब 115 बेब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 115 बेब करके। तो एक सेक्शन है 115 बेब, दैट इज 115 BAB। 115 BAB ये बोलती है कि अगर कोई भी न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो कंपनी चाहे तो ये सेक्शन का बेनिफिट ले सकती है और सिर्फ 15% की रेट से टैक्स पे कर सकती है। तो देखिए बेटा, पहली चीज यहां पे न्यू होनी चाहिए कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, तो वो चाहे तो 15% की रेट से टैक्स पे कर सकती है अपनी बिजनेस की इनकम पे।
तो जो भी बिजनेस की इनकम है उस पे 15% की रेट से टैक्स पे कर सकती है, लेकिन बेटा 15% के साथ में आपको हमेशा 10% सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो 17.16% आ जाएगा। मींस इफेक्टिव टैक्स रेट इज 17.16%। तो देखिए मैंने क्या बोला, सबसे पहली चीज सेक्शन 115 बीएबी 115 बेब करके जो सेक्शन है वो कब लगेगी? पहली चीज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, और वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रजिस्टर्ड हुई है ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 से लेके उसके बाद में रजिस्टर्ड हुई है, और उसने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कमेंस कर लिया है टिल 31 मार्च 2024। तो मैंने क्या बोला, देखो न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट एंड रजिस्टर्ड हुई है ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 एंड उसने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर लिया है टिल 31 मार्च 2024। तो उसके पास में ऑप्शन है इस सेक्शन में उसको सिर्फ 15% की रेट से टैक्स पे करना है, बट 15% प्लस आपका 10% सरचार्ज ऑलवेज लगेगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो ऑलवेज लगेगा। सो 17.16% है वो इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा यहां पे टैक्स रेट 15% है, ठीक है। बट हमेशा ध्यान रखना 10% सरचार्ज ऑलवेज लगेगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑलवेज लगेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम। अब एक और चीज समझना सर, ये तो बात हो गई यहां पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से रिलेटेड जो इनकम होगा उसका। सर व्हाट अबाउट द अदर हेड का इनकम? जैसे सर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हुआ, या जैसे इनकम जो हुआ वो अदर सोर्सेज का इनकम हुआ। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होता है, अदर सोर्सेज का इनकम होता है, तो उस इनकम पे जो टैक्स लगेगा ना वो 15% से नहीं लगेगा, वो 22% से लगेगा। मींस 22% इज टैक्स रेट प्लस 10% सरचार्ज ऑलवेज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑलवेज, 25.168%। सो हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज हेड का इनकम है उस पर 22% टैक्स रेट लगेगी। लेकिन यहां पे एक एंटिक चीज है जो 115 बा में नहीं थी। यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होगा या अदर सोर्सेज का इनकम होगा वो ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होगा। ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होगा, इसका मतलब उसके सामने कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो ग्रॉस इनकम है वो टैक्सेबल होगा। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में म्युनिसिपल टैक्सेस है या 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन या इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन, वो नहीं मिलेगा। जो ग्रॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो टैक्सेबल होगी, अदर सोर्सेज की ग्रॉस इनकम है वो टैक्सेबल होगी। उसके सामने किसी भी खर्चे या अलाउंसेस का डिडक्शन वगैरह आपको नहीं मिलेगा। सर एक बात बताओ, तो आपने क्या बोला, बिजनेस की इनकम है वो 15%, हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज की इनकम है वो आपका 22%। सर व्हाट अबाउट द स्पेशल रेट्स का इनकम? जैसे LTCG 112, LTCG 112 ए, LTCG 112 है, LTCG 112, STCG 111 है, विनिंग का इनकम, वो सब इनकम जो है वो स्पेशल रेट की इनकम स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगी, बट प्लस करना पड़ेगा 10% सरचार्ज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब एक और चीज समझना, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया तो देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर डेप्रीशिएबल असेट वाला है, क्योंकि एक बात बताओ, डेप्रीशिएबल असेट्स वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो डेप्रीशिएशन आपने लिया होगा तो आपने बिजनेस की इनकम कम की होगी, और बिजनेस की इनकम कम की होगी तो आपने 15% की रेट से टैक्स सेव किया होगा। तो अगर आपका डेप्रीशिएबल असेट बेचते हो और उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो आपको टैक्स भी 15% से ही लगेगा, 15% प्लस 10% प्लस 4%। लेकिन अगर नॉन डेप्रीशिएबल असेट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है देन इट विल बी टैक्सेबल एज पर 22%। तो देखिए मैंने ये सेक्शन क्या बोली, 115 बेब। 115 बेब क्या बोलती है कि अगर न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सेटअप एंड रजिस्टर्ड हुई है 1 अक्टूबर 2019 के बाद में, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट हुआ है टिल 31 मार्च 2024, टैक्स रेट इज 15%। स्पेशल रेट्स की इनकम पे स्पेशल रेट से, हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज की इनकम पे 22% से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डेप्रीशिएबल असेट वाला है तो 15% से, नॉन डेप्रीशिएबल असेट वाला है तो 22% से, और बट उसमें हमेशा ऐड करना है 10% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करके। अब एक चीज समझना, अगर आपने एक्सेस प्रॉफिट कंप्यूट किया, ये एक्सेस प्रॉफिट क्या होता है एक बात बताओ। जैसे मान लो मैं किसी कंपनी में शेयर होल्डर हूं, दो कंपनियां हैं, एक कंपनी मुंबई में है जो नॉर्मल वाली है, दूसरी कंपनी मैंने सेटअप की फॉर एन एग्जांपल रायपुर में और वो 115 BAB वाली है, तो उस पे टैक्स रेट कम लगेगा। अब मैं एक बात बताऊं, मैं हमेशा क्या करूंगा कि जिस पे 115 बेब का बेनिफिट मिल रहा है 15% का, उस पे प्रॉफिट में ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरी रायपुर वाली कंपनी है जिस पे टैक्स रेट 15% लग रहा है, मैं उसमें प्रॉफिट को इन्फ्लेट करूंगा। इन्फ्लेट कैसे करूंगा, वहां से किसी गुड्स को सेल करवाऊंगा मुंबई की कंपनी में,
और सेल करवाऊंगा हाई वैल्यू पे, बिलिंग को चेंज करूंगा, जिससे क्या होगा, वहां टैक्स रेट ज्यादा लगेगा, टैक्स रेट है वो कम लगता है, वहां इनकम ज्यादा आएगी, टैक्स कम लगेगा, लेकिन मुंबई में टैक्स सेव होगा क्योंकि मुंबई की कंपनी 25-30% टैक्स पे कर रही है और वो सिर्फ 15% पे कर रही है रायपुर वाली। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं उसका प्रॉफिट ज्यादा बताऊंगा। यहां पे लॉ मेकर्स ने एक पावर दे रखा है एओ को अंडर सेक्शन 115 BAB सब सेक्शन 6, और उसमें एओ देखेगा कि आपका प्रॉफिट कितना है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट है तो नॉर्मल प्रॉफिट पे 15% टैक्स लगेगा, लेकिन जो सुपर प्रॉफिट हुआ, एक्सेस प्रॉफिट हुआ, तो उस पे जो है वो 30% की रेट से एओ टैक्स लगाएगा, प्लस 10% प्लस 4%। और यहां पे बेटा अगर वो ट्रांजैक्शन है इंटर कंपनीज के बीच में वो 20 करोड़ से ज्यादा है तो वहां पे आपका ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन भी लग जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर आप 115 BAB लेते हो तो आपको मैट नहीं लगेगा। अब एक बात बताओ, मैट नहीं लगेगा तो मैट क्रेडिट आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा 115 BAB का आपको बेनिफिट लेना है ना, तो पहले साल में, मतलब जब ये कंपनी अपना पहला रिटर्न फाइल करेगी, पहले रिटर्न फाइल करने से पहले पहले उसको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो जब पहले ही साल से आप 115 BAB ले रहे हो तो ऑब्वियसली चीज है कि आपका कोई भी मैट क्रेडिट वगैरह आएगा ही नहीं। अब एक चीज समझना, अगर कोई भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 115 BAB 15% से टैक्स भरना चाहती है तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन वही है कि कंपनी सेटअप एंड रजिस्टर्ड होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2019 के बाद में, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट हो गया हो टिल 31 मार्च 2024। दूसरी कंडीशन है कि ये कंपनी न्यू होनी चाहिए, ये कंपनी जो है वो स्प्लिट अप या रिकंस्ट्रक्शन से नहीं बनाई हो, न्यू कंपनी होनी चाहिए, नया बिजनेस होना चाहिए। तीसरी कंडीशन यह है कि यह कंपनी जो भी प्लांट एंड मशीनरी लाएगी ना, वो प्लांट एंड मशीनरी न्यू होनी चाहिए। बट इसके 2 एक्सेप्शन है। पहला तो आपकी टोटल प्लांट एंड मशीनरी में 20% तक सेकेंड हैंड हो सकती है, एंड दूसरा अगर मान लो आपकी जो इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी है, जो इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, भले वो सेकेंड हैंड है तो भी वो न्यू ही मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो मैंने क्या बोला, देखो 3 कंडीशन। पहली कंडीशन, न्यू कंपनी होनी चाहिए, सेटअप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019, बिजनेस शुड बी कमेंस टिल 31 मार्च 2024। Second condition, it should be a new business, it should not be split up or reconstruction of existing business. Third condition, plant and machinery should be new, but 20% can be second hand or imported plant and machinery will be treated as new only for the purpose of this section. अब एक और चीज समझना, लॉ बोलता है कि ये कोई भी ऐसी बिल्डिंग यूज नहीं करेंगे जो पहले एज अ होटल या कन्वेंशन सेंटर यूज हो चुकी है। मींस पहले क्या होता था, एक सेक्शन हुआ करती थी ATIE करके, और ATIE में डिडक्शन मिलता था होटल और कन्वेंशन सेंटर को, ठीक है। तो वो वाली होटल या कन्वेंशन सेंटर वाली बिल्डिंग ये अपने बिजनेस में यूज नहीं करेंगे। पांचवी कंडीशन ये है कि कंपनी जो है ना वो क्या करेगी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज होनी चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग से साथ साथ में वो बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो चलेगा। मींस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हैं, या फिर जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वही बिजनेस होना चाहिए। मींस कुल मिला के वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होने चाहिए, किसी भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में नहीं होने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वो कंपनी होनी चाहिए। लेकिन एक चीज समझना, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं माने जाएंगे। नेगेटिव लिस्ट दे रखी है, कौन से बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं माने जाएंगे। इन्होंने बोला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर आप बनाते हो ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग बिजनेस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप मार्बल ब्लॉक्स को छोटे छोटे स्लैब्स में काटते हो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, अगर आप गैस को सिलेंडर में भरते हो, गैस को सिलेंडर में भरते हो, बोटलिंग करते हो, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, अगर आप प्रिंटिंग और बुक्स की प्रिंटिंग करते हो या मूवी बनाते हो ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, या कोई भी अदर नोटिफाइड बिजनेस अगर और भी वो नोटिफाई करते हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो देखो पहली कंडीशन मैंने क्या बोली, कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस उससे रिलेटेड रिसर्च कर रही है चलेगा, वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है चलेगा। लेकिन कुछ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कौन कौन से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कन्वर्जन ऑफ ब्लॉक इनटू द स्लैब्स इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग, बोटलिंग ऑफ गैस इनटू द सिलेंडर या प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ मूवीज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो कोई भी कंपनी ऐसी है जो पावर जनरेशन बिजनेस में है, मींस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज द मैन्युफैक्चरिंग। अब एक और चीज समझना, कंपनी कुछ डिडक्शन नहीं ले सकती, कौन कौन से डिडक्शन नहीं ले सकती, 10AA SEZ वाला नहीं ले सकती, एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं ले सकती, 33AB ABA का डिडक्शन नहीं ले सकती, साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन वाली डिडक्शन है वो नहीं ले सकती, 35 AD नहीं ले सकती, 35 CCC CCD नहीं ले सकती, एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं ले सकती, एक्सेप्ट दो ले सकती है।
कौन कौन से? एक तो ATJJAA एंड ATM। ATJJAA मतलब जा मत आ, और ATM जो है वो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड है, वो डिडक्शन कंपनी ले सकती है, उसको छोड़ के कोई भी अदर डिडक्शन नहीं ले सकती। अब एक और चीज समझना, इन सेक्शन की वजह से अगर कोई पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो वो इग्नोर करना पड़ेगा, वैसा केस प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो कोई कंपनी है और ये कंपनी को ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। अब मान लो उसने कोई कंडीशन का वायलेशन कर दिया, जैसे यहां से जो कंडीशन दे रखी है, कंडीशन नंबर 3 से लेके 5 तक का वायलेशन कर दिया। 3 से 5 तक का वायलेशन कर दिया, मींस प्लांट एंड मशीनरी सेकंड हैंड 20% से ज्यादा हो गई, या उसने कोई ऐसी बिल्डिंग यूज कर दी जो होटल या कन्वेंशन सेंटर थी, या उसका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं रहा, तो उस पर्टिकुलर केस में वो कंपनी 115 बेब से बाहर आ जाएगी, और वो कंपनी चाहे तो 115 BAA जो है 22% वाला है, उसका बेनिफिट लेना चाहे तो वो कंपनी ले सकती है। अब एक और चीज समझना, अगर कोई कंपनी है वो ये सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहती है ना, तो उसका जो पहला रिटर्न फाइल होगा, फर्स्ट रिटर्न, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उस साल का पहला रिटर्न फाइल होता है, तो पहला रिटर्न फाइल होगा ना, उसमें ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। फॉर्म होता है फॉर्म नंबर 10 ID, और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ द फर्स्ट रिटर्न ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर आप एक बार 115 BAB ले लेते हो तो फिर उससे बाहर नहीं आ सकते, आपको हमेशा वो लगेगा। लेकिन आगे जाके मान लो कोई कंडीशन का वायलेशन कर दिया, जैसे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं रहा, तो फिर आप 115 BAB से बाहर आ जाओगे और नॉर्मल प्रोविजन लगेगा। लेकिन मैंने बोला कि कंडीशन अगर 3, 4 एंड 5 का वायलेशन हुआ तो कंपनी चाहे तो 115 BAB से बाहर आके और 115 BAA है वो कंटिन्यू कर सकती है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए, उसके बाद में एक सेक्शन आई है 115 BAC। इस साल से इस सेक्शन में अमेंडमेंट हुए हैं, और अमेंडमेंट आमूलचूक अमेंडमेंट है, मींस बहुत ज्यादा अमेंडमेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। 115 BAC करके 115 BAC ये सेक्शन ये बोलती है, देखो इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में मैंने आपको स्लैब रेट पढ़ाया था पहले, 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख वाला था, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख वाला था। लेकिन ये सेक्शन इसी साल से लाई है और ये अमेंडमेंट हुआ है इस सेक्शन में, और ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ये सेक्शन नहीं लगेगी, ये सेक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी पे नहीं लगेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के अगर कोई इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, वो अगर चाहे तो अपनी इनकम पे टैक्स है वो इस स्लैब रेट से पे कर सकते हैं। और यहां पे स्लैब रेट क्या है? अप टू 3 लाख तक का इनकम है उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज बेसिक एग्जाम्पशन। 3 लाख से 6 लाख के इनकम पे 5%, 6 लाख टू 9 लाख 10%, 9 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20%, एंड मोर देन 15 लाख 30%। तो यहां पे टैक्स रेट क्या है समझना, कि अप टू 3 लाख देयर इज नो टैक्स रेट, 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 लाख टू 9 लाख 10%, 9 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20%, और मोर देन 15 लाख 30%। आप इसको ऐसे याद रखिए कि सबसे पहली चीज आपकी जो इनकम है ना, उस इनकम में आप 3 लाख ऐड करिए, और टैक्स रेट में आप 5% ऐड करिए। बट ध्यान रखना लास्ट वाला जंप है वो 10% का है। सो यहां 5%, 5%, 5%, 5%, और लास्ट वाला जो जंप है 20 से 30 है वो सीधा 10% का जंप है, और यहां पे आपको 3 लाख ऐड करना है। सर एक बात बताओ, अगर कोई इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो भी क्या ये स्लैब रेट का बेनिफिट ले सकते हैं? आंसर इज यस। अगर कोई सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है तो क्या सर ये 3 लाख का 5 लाख हो जाएगा सुपर सीनियर सिटीजन के केस में? आंसर इज नो बाबा नो, यही वाला स्लैब रेट लगेगा। भले नॉर्मल है, सीनियर सिटीजन है, भाई रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, सबके लिए ये स्लैब रेट का बेनिफिट मिलेगा अगर 115 BAC सेक्शन लगती है तो। लेकिन सर व्हाट अबाउट द स्पेशल रेट्स का इनकम? तो जो भी आपकी स्पेशल रेट्स की इनकम होगी ना, वो स्पेशल रेट्स की इनकम पे आपका स्पेशल रेट से ही टैक्स लगेगा। मींस LTCG 112 है 10%, LTCG 112 20%, STCG 111 है 15%, विनिंग का इनकम 30%। तो जो आपका स्पेशल रेट्स का इनकम है वो स्पेशल रेट से ही टैक्स लगेगा। सर एक बात बताओ, सरचार्ज क्या होगा? एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको सेक्शन 115 बा एंड 115 बेब पढ़ाया, उसमें तो सरचार्ज फिक्स था 10% इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे सरचार्ज डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे। मींस इफ योर इनकम, टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ देन 10% सरचार्ज, मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ देन 15%, मोर देन 2 करोड़ देन 25%। एक बात बताओ,
मैंने आपको नॉर्मल में क्या बताया था, इफ योर इनकम इज मोर देन 5 करोड़ तो 37% सरचार्ज लगता है, बट बाबू यहां पे 37% सरचार्ज नहीं लगेगा। यहां अगर आप 115 बीएससी सेक्शन लेते हो तो 37% सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल, मींस इवन इफ योर इनकम इज मोर देन 5 करोड़ देन ऑल्सो हाईएस्ट सरचार्ज है वो 25% ही लगेगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, यहां पे सरचार्ज कैसे लगेगा, that depends on your total income. Your total income is up to 50 lakh, there is no surcharge. 50 lakh to 1 crore 10%, 1 crore to 2 crore 15%, more than 2 crore है तो सीधा 25%, यहां 37% वाला सरचार्ज नहीं लगेगा। सर एक बात बताओ, वो जो कॉन्सेप्ट आपने बताया था कि एलटी स्पेशल रेट्स की इनकम पे मैक्सिमम 15% सरचार्ज लगेगा, वो कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगेगा? आंसर इज यस, वो कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगेगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओ आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन ये सेक्शन का बेनिफिट लेते हैं तो बेटा उस पे एएमटी नहीं लगेगा, जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो नहीं लगेगा, और अगर एएमटी क्रेडिट पड़ा होगा तो वो लैप्स हो जाएगा, उसका कुछ भी नहीं होगा, एएमटी क्रेडिट पड़ा होगा तो वो लैप्स हो जाएगा। अब एक चीज समझना, अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओ आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन ये सेक्शन का बेनिफिट लेते हैं तो उनको कुछ ना कुछ आहुतियां देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। अब आप बोलोगे कौन कौन सी चीजें छोड़नी पड़ेगी, कौन कौन सी चीजों का बलिदान देना पड़ेगा, अपन एक एक हेड वाइज पढ़ते हैं। देखो अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, ऑब्वियसली फाइनल के स्टूडेंट हो, तो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके सिलेबस में सैलरी हाउस प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बट इस सेक्शन में जितना रिलेवेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज क्या क्या छोड़ना पड़ेगा तो मैं बता दूं, सैलरी हेड में आपको पता है एक सेक्शन 16 होती है, और सेक्शन 16 में आपको 3 तरह के डिडक्शन मिलते हैं। एक तो आपको पता है एक डिडक्शन मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस का, और ये एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, तो ये एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है, जितना प्रोफेशनल टैक्स पे करते हो उतना डिडक्शन मिलता है 16 में, वो 16 में डिडक्शन नहीं ले सकते अगर आप 115 बीएससी का बेनिफिट ले रहे हो तो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक सेक्शन 16 में आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी एम्प्लॉय को, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट आप ले सकते हो, ये अमेंडमेंट है इस साल का, वो आप 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हो, भले आप 115 बीएससी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। मींस जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, इवन यू आर ऑप्टिंग 115 बीएससी तो भी आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो यहां पे दो चीजें नहीं ले सकते, एक तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं ले सकते, और दूसरा आप प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं ले सकते। अब एक और चीज समझना, आप लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जेम्पशन ले सकते हो। अगर आप कहीं इंडिया में घूमने जाते हो, एम्प्लॉयर आपको पैसा देता है तो उस पे जितना खर्चा करते हो, अगर फ्लाइट से गए तो वो इकोनॉमिक क्लास का फेयर, अगर रेल से गए तो फर्स्ट क्लास एसी का रेलवे फेयर, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, वो एग्जेम्पशन मिलती है, वो एग्जेम्पशन आप नहीं ले सकते अगर 115 बीएससी ले रहे हो। उसके बाद एचआरए की एग्जेम्पशन है वो आप नहीं ले सकते। उसके बाद में जो 10-14 में जितने भी अलाउंसेस की एग्जेम्पशन होती है, अलाउंसेस की एग्जेम्पशन क्या होती है, जैसे वो आपको चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड ऑल, वो अलाउंसेस की एग्जेम्पशन से वो आप नहीं ले सकते। लेकिन 4 अलाउंसेस की एग्जेम्पशन ले सकते हैं। डीटीडीसी, डी का मतलब होता है कि जो दिव्यांग एम्प्लॉय होता है, दिव्यांग एम्प्लॉय मींस हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को एक आपका ट्रांसपोर्ट या कम्यूटेशन अलाउंस मिलता है, उसकी एग्जेम्पशन वो ले सकता है 3,200 पर मंथ का 3,200 का एग्जेम्पशन ले सकता है। वो एग्जेम्पशन ये कंटिन्यू आप ले सकते हो। या फिर जो ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, आपका डेली अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस, उसमें एग्जेम्पशन मिलता है जितना एक्चुअल में खर्चा करते हो, एक्चुअल में जितना स्पेंड करते हो उतने का आपको एग्जेम्पशन मिलता है, वो एग्जेम्पशन आप ले सकते हो। तो डीटीडीसी की जो एग्जेम्पशन है, डीटीडीसी वाली एग्जेम्पशन है वो आप ले सकते हो, बाकी कोई भी अलाउंसेस की एग्जेम्पशन आप नहीं ले सकते। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, क्या क्या चीजें आपको सरेंडर करनी पड़ेगी। तो सैलरी हेड की बात करूं तो एंटरटेनमेंट अलाउंस पे जो आपको डिडक्शन मिलता है वो नहीं ले सकते। प्रोफेशनल टैक्स का जो डिडक्शन मिलता है वो आप नहीं ले सकते। लीव ट्रेवल अलाउंस या आपका एचआरए की एग्जेम्पशन मिलती है वो एग्जेम्पशन आप नहीं ले सकते। अलाउंसेस की कोई भी एग्जेम्पशन आप नहीं ले सकते, बट 4 ले सकते हैं। एक तो आपका डीटीडीसी, डी मतलब दिव्यांग एम्प्लॉय को जो 3,200 पर मंथ का एक एग्जेम्पशन मिलता है वो ले सकते हैं। डीटीडीसी मतलब टी मींस ट्रैवलिंग ऑन टूर अलाउंस, डेली अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस, उसमें जितना आप एक्चुअल स्पेंड करते हो उतने का एग्जेम्पशन मिलता है, वो एग्जेम्पशन आप ले सकते हैं भले आप 115 बीएससी ले रहे हैं। अब एक और चीज समझना, हाउस प्रॉपर्टी में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है ना, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आपको पता है सेक्शन 24B में आपको 30,000 या 2 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, वो नहीं ले सकते अगर आप 115 बीएससी ले रहे हो।
लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में ले सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड में लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में कोई लॉस आ गया तो वो लॉस को किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। नॉर्मली क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है उसको दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं अप टू 2 लाख, बट अगर आप 115 बीएसी लेते हो तो बेटा हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस है वो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, उसको फिर आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर। उसके बाद में पीजीपीपी की अगर मैं बात करूं तो आपको 10 AA का डिडक्शन एसईजेड वाला नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 33 AB ABA नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन वाली डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगी, 35 AD नहीं मिलेगा, 35 CCC जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट वाला वो नहीं मिलेगा। उसके बाद अदर सोर्सेज की बात करूं तो अदर सोर्सेज में जब भी आपको माइनर की इनकम को पेरेंट्स के हाथ में ऐड करते हो ना, तो पेरेंट्स को या एक एग्जेम्पशन मिलता है 1032 का, कितना 1500 पर एनम पर चाइल्ड, मैक्सिमम अनलिमिटेड चाइल्ड का। तो जो माइनर की इनकम पेरेंट्स के हाथ में ऐड होती है वहां 1500 का एग्जेम्पशन मिलता है, वो नहीं मिलेगा। एमपी एमएलए एमएलसी जो होते हैं उनको क्या होता है, डेली अलाउंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस है वो एग्जेम्प्ट होता है, वो एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। गाइज अंडर चैप्टर 6 के कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेंगे, एटीसी एटीडी एटीजी कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 के आप नहीं ले सकते। लेकिन बेटा यहां पे 4 डिडक्शन ले सकते हो, एक तो 80 डबल जे डबल ए ले सकते हो, 80 डबल जे डबल ए जहां मत आ न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट करते हो वो वाला 30% वाला। उसके बाद में 80LA ले सकते हो। 80LA क्या होता है, IFSC में लोकेटेड अगर आपका यूनिट है अहमदाबाद गुजरात के पास गांधीनगर में तो 10 इयर्स तक टैक्स नहीं लगता, वो ले सकते हो। और 80CCD2 एंड 80CCH2 का डिडक्शन ले सकते हो। 80CCD2 क्या होता है, बहुत बार एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय के लिए न्यू पेंशन स्कीम ट्रस्ट में पैसा डालता है। जो न्यू पेंशन स्कीम होता है या जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम बोलते हैं, उसमें जब एम्प्लॉयर पैसा डालता है तो एम्प्लॉय उसका डिडक्शन ले सकता है, कितना, जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया, या 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर, बट यहां 10% की जगह 14% हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, तो वो 80CCD2 का डिडक्शन है वो एम्प्लॉय ले सकता है। 80CCH2 भी ले सकता है। 80CCH2 क्या होता है कि जो अग्निवीर है, अग्निवीर के केस में हमारी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, तो गवर्नमेंट ने जितना कंट्रीब्यूट किया अग्निवीर उसका डिडक्शन गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन का 80CCH2 में ले सकता है, तो वो डिडक्शन एम्प्लॉय ले सकता है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, इन सेक्शंस की वजह से अगर कोई पुराना तुम्हारा लॉस या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो तुम्हारा लैप्स हो जाएगा, उसका फिर कोई भी कंसीडर नहीं करेंगे, वो लैप्स हो जाएगा। तो इन सेक्शंस की वजह से अगर कोई पुराना तुम्हारा लॉस या अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक यहां पे अमेंडमेंट है जो आपको ध्यान देना है कि अगर मान लो 115 बीएसी आप पहली बार ले रहे हो इस साल में, अगर आप पहली बार 115 बीएसी असेसमेंट ईयर 24-25 इसी साल में ले रहे हो और तुम्हारा पुराना आपका बिजनेस है पहली चीज, और अगर आपका पुराना अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है और उस अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन को इस साल आप सेट ऑफ तो नहीं कर सकते, बट वो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो पुराना वाला है और पहली बार इस सेक्शन को अगर आपने इसी साल लिया है, तो 1/4/2023 का जो ओपनिंग WDV रहेगा आपके ब्लॉक का उसमें ऐड करने को मिलेगा। तो मैंने क्या बोला कि देखो पहली बार अगर आप ये सेक्शन है असेसमेंट ईयर 24-25 में ले रहे हो फर्स्ट टाइम एंड आपका बिजनेस है, तो जो तुम्हारे अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो सेट ऑफ तो अभी नहीं कर सकते, बट वो एडिशनल डेप्रिसिएशन को आपको 1/4/2023 का जो भी आपका ओपनिंग WDV रहेगा उसमें उस एडिशनल डेप्रिसिएशन को हम ऐड कर देंगे और ओपनिंग WDV पे फिर ज्यादा बेनिफिट, आपको ज्यादा डेप्रिसिएशन मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक और अमेंडमेंट है और वो अमेंडमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। लॉ मेकर्स ने बोला कि इस साल से 115 बीएसी है ना वो आपकी डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम है। डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम मतलब अगर आपने कुछ भी नहीं बोला तो आपको 115 बीएसी के हिसाब से टैक्स भरना है, मींस ये माना जाएगा ये आपने ऑप्ट की है, इट इज अ डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम। अगर आपको ये सेक्शन नहीं लेनी है तो उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आपको ये सेक्शन नहीं लेनी है तो फिर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज डिफॉल्ट ये माना जाएगा ये सेक्शन आप ले रहे हो। देखो लास्ट ईयर तक क्या था कि नॉर्मल टैक्सेशन रिजिम वाज डिफॉल्ट, और अगर मान लो आपको ये सेक्शन लेनी है तो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इस साल से इन्होंने चेंज कर दिया, ये लोग बोलते हैं कि ये जो सेक्शन 115 बीएसी है ना ये डिफॉल्ट है, मींस अगर कुछ भी नहीं करोगे तो ये माना जाएगा आप ये सेक्शन ले रहे हो। बट अगर आपको ये सेक्शन नहीं लेना तो फिर आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप अब एक बात समझना, हर साल आपके पास ये ऑप्शन है, अगर आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है तो इफ यू डोंट हैव द बिजनेस इनकम, सो एवरी ईयर यू हैव एन ऑप्शन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग,
आपको ये सेक्शन के साथ कंटिन्यू करना है या इससे ऑप्ट आउट करना है, क्योंकि डिफॉल्ट तो यही है। अगर इससे ऑप्ट आउट करना है तो आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। हर साल चेंज कर सकते हैं, आंसर इज यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझना, अगर आपकी बिजनेस की इनकम है, समझने की कोशिश करना, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपकी बिजनेस की इनकम है, मींस यू आर हैविंग द पीजीबीपी इनकम, तो आप इस सेक्शन से ऑप्ट आउट अगर करते हो, मींस आप बोलते हो हमको 115 बीएससी नहीं चाहिए, नॉर्मली चाहिए, तो अगर आपने 115 बीएससी नहीं लिया और आप नॉर्मल प्रोविजन के साथ गए, आपने ऑप्ट आउट किया इस सेक्शन से, नॉर्मल प्रोविजन के साथ गए, तो हर साल फिर आपको नॉर्मल प्रोविजन के साथ ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी साल आपने 115 बीएससी ले लिया, तो अगर आपने 115 बीएससी एक बार ले लिया तो फिर आप वापस 115 बीएससी से बाहर नहीं जा सकते जब तक कि आपका बिजनेस का इनकम है। जब तक कि आपका बिजनेस का इनकम है, आप वापस 115 बीएससी से बाहर नहीं जा सकते हैं। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है और ये एग्जाम में आ सकती है। यहां पे 87A का रिबेट लाया गया। 87A का रिबेट, वहां पे मैंने नॉर्मल में क्या बोला था कि अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है तो आपको 87A का रिबेट मिलेगा, टैक्स अमाउंट और 12,500 व्हिचएवर इज लोअर। यहां पे इन्होंने बोला कि जब 115 बीएससी लगता है और डिफॉल्ट इज 115 बीएससी, 115 बीएससी नहीं लेना है तो आपको 115 बीएससी से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा और फिर नॉर्मल में जाना पड़ेगा। अगर आप 115 बीएससी में हो तो बेटा 87A का रिबेट मिलेगा और यहां पे 5 लाख की जगह इन्होंने 7 लाख कर दिया है और रिबेट का अमाउंट है वो 12,500 की जगह 25,000 कर दिया है। तो अब एक बात समझना, 87A का रिबेट कैसे मिलेगा? इफ यू आर ऑप्टिंग द 115 बीएससी, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में आपकी टोटल इनकम अप टू 7 लाख है तो आपको जो 100% ऑफ टैक्स और 25,000 व्हिचएवर इज लोअर का रिबेट मिलेगा। तो आजकल हम बोल रहे हैं कि 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी इनकम अगर अप टू 7 लाख है और 115 बीएससी के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करोगे तो टैक्स नहीं आता, तो जो भी टैक्स आता है और 25,000 लोअर आएगा, उतने का आपको रिबेट मिल जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पे इन्होंने मार्जिनल रिलीफ दिया है, क्योंकि हो सकता है ना किसी एसएससी का इनकम है वो 7 लाख से थोड़ा बहुत ज्यादा है। जैसे मान लो 7 लाख और 15,000 है, तो क्या ये रिबेट मिलेगा या नहीं? आंसर इज मिलेगा। यहां पे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है वो यहां पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि भैया अगर 7 लाख से थोड़ी बहुत ज्यादा है तो भी आपको रिबेट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, आप यहां पे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इजी लैंग्वेज में मैंने यहां पे बताया है। तो देखिए यहां मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलेगा? इफ टोटल इनकम इज मोर देन 7 लाख बट डज नॉट एक्सीड द 7,27,770, मींस आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है बट 7,27,770 से ज्यादा नहीं है, तो टैक्स ऑन सच इनकम कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम एक्सीड 7 लाख। हाउएवर मार्जिनल रिलीफ इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ रेगुलर टैक्सेशन रिजिम में ये मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता। ये तभी मिलता है जब 115 बीएससी लगता है। मैंने यहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं और ये 4 एग्जाम्पल को आप पढ़ोगे इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक एसएससी है, उसका इनकम 7 लाख की है तो कोई टैक्स आएगा ही नहीं, क्योंकि 7 लाख पे टैक्स आता है 25,000 का रिबेट मिल जाएगा, कोई टैक्स नहीं आएगा। अगर कोई एसएससी ऐसा है जिसका इनकम 7,27,000 है तो 7,27,000 पे आप पहले टैक्स कैलकुलेट करो, तो टैक्स आया 27,700, तो यहां क्या रिबेट मिलेगा? रिबेट तो नहीं मिलेगा क्योंकि 7 लाख से ज्यादा है, बट बेटा यह मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। कैसे कि 7 लाख का इनकम होता तो कोई टैक्स नहीं आता, और 7 लाख से ऊपर कितना इनकम है? 27,700, तो बेटा यहां पे क्या करना पड़ेगा? आपका जो 27,700 है, एक बताइए वापस से एक बार, इधर देखो सब लोग इधर देखो यहां मार्जिनल रिलीफ आपको कैसे मिलेगा? अगर आपकी 7 लाख की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट 727 हुआ तो 727 पे आपने स्लैब रेट से टैक्स निकाला, 27,700 आया। अब आपको क्या करना है? यहां पे आपका रिबेट तो नहीं मिलेगा, बट यहां मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आया कि अगर आपकी इनकम 7 लाख की होती तो टैक्स कितना आता? नील। 7 लाख के ऊपर कितना कमाया? 27,000, तो 27,000 आप ऐड कर दो, तो 27,000 आपने यहां पे ऐड कर दिया। अब यहां विच एवर इज लोअर ले लो करके, ठीक है, विच एवर इज लोअर ले लो, बिकॉज दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, मींस 27,700 इज रेस्ट्रिक्टेड टू 27,000। तो आप एक काम करिए, लोअर वाला कंटिन्यू करिए, यहां ऑटोमेटिकली 700 का आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? इन सिंपल वर्ड में आपको बताऊं, अगर आपका इनकम जो है वो 7,10,000 है, तो 7,10,000 है तो आपको सिर्फ वहां पे 10,000 ही टैक्स भरना पड़ेगा। आप ऐसे ये चारों एग्जांपल करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करने का? अगर आपका इनकम लिटिल बिट मोर देन 7 लाख है तो पहले उस पर टैक्स निकालो,
यहां पे आपको रिलीफ जो है 87A का तो नहीं मिलेगा, बट मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लगेगा। वो आप कैसे लगेगा कि अगर 7 लाख तक का इनकम होता तो टैक्स नहीं लगता बिल्कुल भी। 7 लाख के ऊपर वाला कितना इनकम है वो एज इट इज निर्मला सीतारमण को दे दो, विच एवर इज लोअर है वो कंटिन्यू कर दो, तो यहां ऑटोमेटिकली मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। चलिए, उसके बाद में एक सेक्शन है 115 बीएडी। 115 बीएडी क्या बोलती है कि अगर कोई भी रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी पे टैक्स रेट क्या है 10,000 तक 10%, 10,000 टू 20,000 20%, मोर देन 20,000 30%। लेकिन अगर रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहे तो 115 बीएडी का बेनिफिट ले सकती है और टैक्स पे कर सकती है सिर्फ 22% की रेट से। सिर्फ 22% की रेट से टैक्स पे कर सकती है, ओनली 22% की रेट। एक बात बताऊं, बाकी इनकम पे भी 22%, और एक बात बताओ 22% में प्लस आपको ऐड करना है 10% सरचार्ज ऑलवेज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑलवेज। एक बात बताऊं, दिस 115 बीएडी सेक्शन इज एग्जैक्टली रेप्लिका ऑफ 115 बीएए। 115 बीएए जो था वो डोमेस्टिक कंपनी के लिए था 22% टैक्स रेट। ये बीएडी है, ये रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। अगर सोसाइटी चाहे तो यहां पे 115 बीएडी में 22% से टैक्स पे कर सकती है इंस्टेड ऑफ दैट 3 स्लैब रेट। मींस 10%, 20%, 30% उसको छोड़ के 22% से टैक्स पे कर सकती है। बाकी जितने भी पॉइंट है वो सेम 115 बीएए में पढ़े थे वैसे के वैसे बीएडी में। एक सेक्शन और डाली इसी साल से, दैट इज 115 बीएई। और एक चीज समझना, 115 बीएई ये बोलती है कि अगर कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सॉरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वो टैक्स पे कर सकती है कौन सी रेट से पता है? सिर्फ 15% की रेट से, ओनली 15% की रेट से। बट यहां पे कंडीशन है कि पहली कंडीशन वो कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप एंड रजिस्टर्ड होनी चाहिए 1 अप्रैल 2023 के बाद में, और उसने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर लिया है टिल 31 मार्च 2024 के बाद में। 24 से पहले सॉरी, मैंने क्या बोला? मैन्युफैक्चरिंग रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप एंड रजिस्टर्ड होनी चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, और उसने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कमेंस कर लिया है टिल 31 मार्च 2024 तक। और यहां पे टैक्स रेट है वो 15% है। मैं बताऊं बाकी जितनी भी चीजें हैं ना वो सेम वैसी की वैसी जो 115 बीएबी में पड़ी थी। तो कुल मिला के मैंने क्या बोला था, 115 बेब जो सेक्शन था वो डोमेस्टिक कंपनी पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो 15%, सेम ऐसा कैसा अगर न्यू मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उस पे 15%। बाकी सब कंडीशन वैसी की वैसी है जैसा हमने 115 बीएबी में पढ़ा था। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, कि वहां पे जो हमने कंडीशन पढ़ी थी ना सेम ऐसी कैसी है, इसमें वो वाली कंडीशन यहां पे नहीं है जो होटल वाली। कि अगर तुम्हारा वहां पे कंडीशन हुआ करती थी कंडीशन नंबर 4 करके, और कंडीशन नंबर 4 अगर आपको याद रहे तो वो तुम्हारा था कि कोई होटल या कन्वेंशन सेंटर वाला ऐसे यहां पे यूज नहीं करना है बिल्डिंग, वो कंडीशन यहां पे नहीं है। इस वाले में कंडीशन नहीं है, इस 115 बीएई में। बाकी जितनी भी कंडीशन है वो एज इट इज यहां पे भी लग जाएगी। तो अब आप इसको रीड करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट कुछ और स्पेशल रेट्स की इनकम है, कौन कौन सी जिस पे टैक्स रेट लगता है स्पेशल रेट से। उससे पहले एक और चीज मैं बता दूं कि आप ऐसे याद रखेंगे कि जो भी ये 115 बीएए, बीएबी, बीएसी, बीएडी, बीएई लेते हैं ना तो उसमें मैक्सिमम डेप्रीशिएशन 40% ही लगेगा। मैक्सिमम डेप्रीशिएशन है वो मैक्सिमम डेप्रीशिएशन आपको 40% ही लगेगा, और मैट एएमटी है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मैट एएमटी है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एक चीज समझना कि जो भी आपकी विनिंग की इनकम होती है, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस और कार्ड गेम वगैरह है, उस पर टैक्स रेट है वो आपको 30% की रेट से लगता है। एक और चीज समझना, 115 बीएई करके सेक्शन है वो ये बोलती है कि जो सेक्शन 68 से 69D जैसे कैश क्रेडिट है, या मान लो अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, आपने खर्चा किया उसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे पा रहे हो, तो उस पे टैक्स रेट है वो 60% से लगता है, सरचार्ज 25%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, मींस इफेक्टिव टैक्स रेट वो 78% की रहेगी। अब एक और चीज समझना, एक और सेक्शन 115 बीबीएफ 115 बीबीएफ ये बोलती है कि अगर मान लो आपने कोई पेटेंट इंडिया में डेवलप किया, पेटेंट इंडिया में डेवलप करने का मतलब होता है कि पेटेंट, अगर आपने पेटेंट पे जो डेवलपमेंट का खर्चा है उसमें 75% एक्सपेंडिचर आपने इंडिया में इंकर किया है, और आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है और फर्स्ट टाइम इन्वेंटर है, एंड आप जो है वो अगर इंडिया के रेजिडेंट पर्सन है, इंडिया के क्या है, रेजिडेंट पर्सन है, तो बेटा रॉयल्टी की इनकम पे आपको सिर्फ 10% की रेट से टैक्स पे करना है। तो रॉयल्टी ऑन द पेटेंट इज टैक्सेबल ओनली एट द रेट 10%। 10% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। आपने 75% और मोर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो आपने इंडिया में किया है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपने इंडिया में किया है, फर्स्ट और ट्रू इन्वेंटर है वो आप है, आप रेजिडेंट पर्सन है, सिर्फ 10% की रेट से टैक्स पे करिए।
लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर आप इस सेक्शन में एक बार ये सेक्शन को ले लेते हैं तो फिर बेटा अगले 5 साल तक आपको ये सेक्शन को लेना पड़ेगा। बट अगले 5 साल में अगर किसी साल में आपने ये सेक्शन को नहीं लिया तो जिस ईयर में नहीं लिया उसके अगले 5 साल तक वापस आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। उसके बाद एक सेक्शन होती है 115 बीबीजी, वो ये बोलती है कि अगर आप कार्बन क्रेडिट पॉइंट को सेल करते हैं और कार्बन क्रेडिट पॉइंट को सेल करेंगे तो उस पर जो भी इनकम आएगी उस पर 10% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद एक सेक्शन 115 बीबीजे जो नई सेक्शन आई है, इसी साल से आई है, इसके बारे में इन डिटेल डिस्कशन मैं आपको टीडीएस टॉपिक के साथ में कराऊंगा। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आपका ऑनलाइन गेम्स है और ऑनलाइन गेमिंग पे जो भी आपकी इनकम होती है, कौन सा ऑनलाइन गेमिंग का मतलब, वो रमी करके आपने सुना होगा, एज वेल एज ड्रीम 11 आपने सुना होगा। तो ड्रीम 11 है, रमी है, इन पे जो ऑनलाइन गेमिंग की जो इनकम होती है ना उस पे 30% की रेट से टैक्स लगेगा। एक और चीज समझना, ये जितनी भी इनकम जो अपन ने स्पेशल रेट्स वाली अभी जो पढ़ी, ये जितनी भी इनकम यहां से जो पढ़ी, इसके सामने कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता, कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता। ग्रॉस इनकम है वो टैक्सेबल होती है, कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलता और इसके सामने कोई बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट भी नहीं मिलता। मींस जैसे विनिंग का इनकम है तो उस पे बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। 3 तरह की ऐसी इनकम होती है जिसपे आप बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं। दैट इज एक तो 112 एलटीसीजी वाला, एक एलटीसीजी 112A वाला और एक STCG 111A वाला। इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF है, आप बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन, जो अपन कैपिटल गेन में पढ़ेंगे। 2 और कंसेप्ट होते हैं, एक तो होता है डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल और एक एप्लीकेशन ऑफ इनकम। अब एक बात समझना, ये छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूल में दे रखे थे तो मैंने भी यहां पे ले लिए। सबसे पहला डाइवर्जन ऑफ इनकम। डाइवर्जन किसको बोलते हैं पता है? कि देखो, अगर आपकी कोई इनकम आ रही है और जो सोर्स है ना, वो सोर्स से इनकम किसी और को डाइवर्ट हो जाती है और वो डाइवर्ट हो रही है लॉ की ऑब्लिगेशन से, उसका लॉ का ऑब्लिगेशन है, और लॉ की ऑब्लिगेशन से अगर मान लो डाइवर्ट हो रही है, डाइवर्जन हो रही है और वो लॉ की ऑब्लिगेशन से हो रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो डाइवर्जन ऑफ इनकम है और जिस पर्सन को इनकम जा रही है वो ही उस पर टैक्स भरेगा। एग्जाम्पल के लिए, मैंने और शुभम केसवानी सर ने मान लो एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, मैंने और शुभम केसवानी सर ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, हम दोनों प्रॉफिट शेयर करते थे। अब मान लो हुआ क्या कि मैंने उस डीड में ऐसा लिखा है कि अगर मान लो मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी डेथ के बाद उस पार्टनरशिप फर्म से कोई भी प्रॉफिट आएगा वो 20% प्रॉफिट मेरी वाइफ को जाएगा मेरी डेथ के बाद। अब मान लो मेरी डेथ हो गई तो डेथ के बाद वो पार्टनरशिप फर्म जितना इनकम कमाएगी उसमें 20% है वो मेरी वाइफ को जाएगा, बिकॉज ये लॉ का ऑब्लिगेशन है, ये ऑब्लिगेशन क्रिएट किया हुआ है, लॉ का ऑब्लिगेशन है कि जो सोर्स होगा ना उसका प्रॉफिट 20% मेरी वाइफ को जाएगा, तो वो 20% प्रॉफिट पे टैक्स है वो मेरी वाइफ भरेगी, बाकी वाले प्रॉफिट पे पार्टनरशिप फर्म भरेगी। दैट इज कॉल्ड योर डाइवर्जन ऑफ इनकम। और एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्या होता है कि आपकी अगर इनकम आप कमा लेते हो उसके बाद अब इनकम किसी और को ट्रांसफर करते हो, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम के केस में क्या होगा, आपको खुद को ही टैक्स भरना पड़ेगा, वो अदर पर्सन टैक्स नहीं भरेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए गाइस, ये आपका यहां पे टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। पहला वाला टॉपिक था और ये पहला वाला टॉपिक जनरल टैक्स रेट एंड आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस किए। आपके एग्जाम के लिए मैं बताऊं 115 BAA BAB BAC ये बड़ा जरूरी है, BAD भी पढ़ना, BAE भी पढ़ना। ये जो स्पेशल रेट्स वाली जो इनकम है वो कैसे टैक्सेबल होगी, क्या होगी, एग्जाम के लिए बड़ा ही रिलेवेंट है। तो होप सो यहां पे आपका ये लेक्चर 1 घंटा और 20 मिनट में कंप्लीट हुआ और 1 घंटे 20 मिनट में हमने बहुत अच्छे से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को साथ में लेके और ये रिवाइज कराया। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस रिविजन लेक्चर को एटलीस्ट आप 10 बार सुने। कैसे सुनना है, कोई बात नहीं, आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे आप घूमने जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, आप सामने लगा लीजिए इस बंदे को। मैं जितना भी बोल रहा हूं, मेरी आवाज जो है इतनी कर्कश नहीं है कि आप नहीं सुन सकते उसको 10 बार। आप सुन सकते हैं तो अच्छे से आप उसको सुनिए और जैसे जैसे आप सुनोगे ना तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट बैठते जाएंगे और एग्जाम तक आप इसको रिटेन कर पाओगे। आपके हाथ में ये वाला एग्जाम मई वाला, ठीक है, ज्यादा दिन बचे नहीं है, और जो नवंबर वाले हैं वो भी सोच लो ज्यादा दिन बचे नहीं है। जस्ट गिव योर 100%, आपको अपना 100% देना है। देखो एक और चीज बता दूं मैं आपको, ये जो आपके लाइफ के जो 4-5 ईयर्स है जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, 4-5 ईयर्स मतलब अभी आप CA बनोगे, उसके बाद में 2-3 साल जॉब के, ये आपकी लाइफ के सबसे ज्यादा जरूरी साल है। बिकॉज ये जो 4 साल है ना, ये आपकी लाइफ डिसाइड करेंगे। यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। आप क्या बनना चाहते हो। मैं बताऊं, दुनिया में दूसरे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे क्या बोलते हैं, किसी का कोई आपके सक्सेस में योगदान नहीं है, ना ही आपके फेलियर में है। जो भी होगा वो आप ही की वजह से होगा, इसके लिए कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। यू आर ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर योर डीड। तो उस पर्टिकुलर केस में मैं तो आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप यार देखो, आपके लिए जो सही है ना वो आप करिए। ये जो 4-5 महीने आपके एग्जाम के रहे हैं करके, ठीक है, इसमें आप 100% कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ाई कर लीजिए यार। और मे वालों के लिए तो इतने टाइम रहा ही नहीं, बहुत कम टाइम रहा है। जस्ट गिव योर 100%।
आप पूरा, मैं बताऊं, ईमानदारी रखिए अपने साथ में, कभी भी बेईमानी मत करिए। आप अगर अपने साथ ईमानदारी रखोगे ना, बिकॉज आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते, खुद की आत्मा से आप झूठ नहीं बोल सकते। सो गिव योर 100% यार। आपके लिए जो जरूरी है आज, जो प्रोसेस है, देखो, बिकॉज दुनिया में हर किसी को बहुत अच्छा बनना है, सक्सेसफुल बनना है, ये करना है, वो करना है, बट गाइस आप जो है ना, ये करने के लिए एफर्ट लगते हैं, मेहनत लगती है, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो करनी पड़ती है, जो अच्छी नहीं लग रही है, वो भी करनी पड़ती है। पढ़ाई उसमें से एक है, और वो तो करनी ही पड़ेगी करके, ठीक है, उसके बिना कुछ नहीं मिलने वाला। तो यार कर लो, फाइनल तक आ गए हो, एक बार सीए बन जाओ, उसके बाद डिग्री अपने घर वालों के मुंह पे मार लेना, जो आपको करना है वो करना, बट प्लीज एक बार सीए बन जाओ फटाफट। थैंक्स अ लॉट पीपल, मिलेंगे अगले रिवीजन लेक्चर में।